ये मिथ है। आपको जो बेचा जा रहा है आप उसी को सुने जा रहे हो, क्योंकि लैंड जो होती है उसका इतना प्रमोशन नहीं होता जितना एक फ्लैट जो बिल्डर होता है वो प्रमोशन करता हो। The location is prime with excellent connectivity. जितने भी लोग फ्लैट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, खासकर टियर 1 सिटीज के अंदर, मैं उसको एसेट नहीं मानता, वो डेप्रिशिएट करती। लेकिन वो 1 करोड़ आज 100 करोड़ पक्के बन गए। 64 बॉक्सेस तक जाते जाते सर आज की डेट का जो ट्रिलियनियर है एलन मस्क, वो तो कंगाल हो ही जाएगा। अच्छा, ये सर जो EMI है ना, बिन बुलाई सास की तरह होती है, कभी भी याद मत। और गूगल करके देखिए, गोल्ड का डुप्लीकेट चाइना ने ऑलरेडी बना चुका है। बिल्कुल। आप कितना भी घिस लो वो गोल्ड ही रहता है। मैं जितना दे रहा हूँ रेट, उससे ज्यादा मैं इन्वेस्टमेंट से कमा। सर आप अपने पॉडकास्ट पे लोगों को अमीर बनाना चाहते हो या गरीब बनाना चाहते हो? अब बात है कि बड़े इन्वेस्टमेंट की। हेलो भाई, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक, एक और पॉडकास्ट लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। और आज का पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो जॉब करते हैं, या फिर आपने अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया है, या फिर आपके पास कुल मिलाकर कोई 20, 25, 30 लाख रुपए की सेविंग हो गई है, या मान लीजिए 50 लाख की आपकी सेविंग हो गई है, और अब आप चाहते हैं कि प्रॉपर्टी में हाथ आजमाया जाए। यानी कि जो हमने सुना है ना कि प्रॉपर्टी में पैसा बहुत होता है, काला सोना, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि काला सोना जरूर होना चाहिए अपने पास। तो क्या वो प्रॉपर्टी का मार्केट इतना अच्छा आज की डेट में या फ्यूचर में है कि आपका पैसा जो आप सोचते हो कि आज मैं कुछ लाख लगाऊंगा, कल को मैं कुछ करोड़ वहां से काट लूंगा, उसकी खेती कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा या ऐसा होगा? ये सारी चीजों को आज के इस पॉडकास्ट में समझेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं और वो बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे कि प्रॉपर्टी की दुनिया कितनी काली है और कितनी सफेद है, कितनी फायदेमंद है, कितनी नुकसानदायक है। अवनीश वैद जी हमारे साथ हैं जयपुर से। सबसे पहले आप उनका वेलकम कीजिए। मैं भी वेलकम करता हूं सर। स्वागत है आपका सबसे पहले। थैंक यू तुषार जी, धन्यवाद, आभार, थैंक यू वेरी मच। हर कोई कहता ना कि जिंदगी का सबसे बड़ा सुख पैसा होता है, कि पैसा आपके पास है तो फ्रीडम आपके पास है, आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी खरीद सकते हो, आप मतलब कोई भी सुख चैन खरीद सकते हो। यहीं से शुरू करता हूं कि क्या प्रॉपर्टी आपको पैसा बनाकर देती है और पैसे से आपको फ्रीडम मिल पाती है? सिर्फ प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं। तुषार जी, पहला ही सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है। कहते हैं पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान कसम ये भगवान से कम भी नहीं है। ठीक है, पैसा बहुत हल्का सा होता है, लेकिन भारी से भारी चीज़ को खरीदने की ताकत रखता है। ये अलग बात है, आप जीते जी पैसा को आप ऊपर नहीं ले जा सकते, लेकिन पैसा आपको जरूर ऊपर ले जा सकता है। अब रह गई है आपकी बात कि क्या पैसा आपको फ्रीडम देता है क्या? देखिए, 2 तरीके से हैं। जिनके पास काफ़ी सारा पैसा है, जिनके पास में आपका हॉस्पिटल का बिल भरने की टेंशन नहीं है, उनके लिए तो ऐसा है कि पैसा का होना या नहीं होना क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया के अंदर जिनके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए पैसे नहीं है। वो वाकई में इससे मुझसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि क्या वाकई में पैसा हकीकत में आपको फ्रीडम देता है क्या? डेफिनेटली आपको फ्रीडम देता है। ठीक है, यदि आप उसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से करें। यदि आप उसको लॉटरी के टिकट के अंदर जिस तरीके से एकदम से पैसा आता है, अकस्मात आता है, तो मुझे लग रहा है वो तो केवल दरवाजा खोलना हो गया। लेकिन उसके बाद आपको स्किल्स चाहिए कि लक्ष्मी जी यदि अंदर आ रही हैं तो आपको चाहिए कि उनके लिए चेयर लगाइए, सोफा लगाइए, उनको बिठाइए। और आपने एक तरीके से लॉटरी का टिकट खरीदा, पैसा आ गया, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लॉटरी का टिकट अकस्मात आ गया जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की। या हम कई बार देखते हैं गोल्डन स्पून लेके कोई पैदा होता है। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली वहाँ पर वो पैसा कितनी आपको फ्रीडम देता है मुझे नहीं पता। ये दोनों ही चीज़ें हो सकती है सर। एक आदमी के लिए पैसा बहुत ज़्यादा उलझन हो सकता है और एक के लिए सुलझन हो सकता है। डिपेंड करता है कि उस पैसे को आप हैंडल कैसे करें, क्योंकि लक्ष्मी जी चंचल है। ठीक है, जब तक लक्ष्मी जी के साथ में सरस्वती जी का वास नहीं होगा तब तक पैसा आपको फ्रीडम नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, यदि आपके पास पैसा आता है और आप उस पर दिल से काम करते हो तो उसके बाद क्या होगा? पैसा रोज आपको परेशान करेगा। बिल्कुल। क्योंकि आप अपनी जिंदगी बाद में जियोगे, पहला पैसा आपको पिएगा। आप भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। इसके अलावा पैसा आपको भगाता रहेगा। लेकिन जो टाइम आपके पास आएगा कि साहब मैं अपनी लाइफ जी लूँ, उस समय पता लगेगा कि आप लाइफ से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके होंगे। और सेकंड तरीका ऐसा है जिसके अंदर आप पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा आपके लिए काम करता है। आप सिस्टम के अंदर घुस के काम नहीं करते, बल्कि आप सिस्टम पर काम करने जिस दिन लग जाते हो, एक हायरार्की सेट कर लेते हो, आपके लिए आपके आदमी काम करते हैं,
आप अपने 2 हाथ की बजाय उसको 200 हाथ में कन्वर्ट कर देते हो। उस दिन वाकई में पैसा आपके लिए पूरी तरीके से फ्रीडम है, क्योंकि पैसा शानो शौकत है, आपको इज्जत दिलाता है, आपका आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है। बेसिकली अगर मैं कहूं कि आज की डेट में कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो 12 घंटे काम करते हैं, बिल्कुल सारा का सारा काम खुद करना चाहते हैं। उनको लगता है कि पूरी दीवार एक उसी ईंट के ऊपर खड़ी है, अगर वो नहीं होंगे तो परचेजिंग नहीं होगी, वो नहीं होंगे तो सेल्स नहीं होगी, वो नहीं होंगे तो स्टाफ को सैलरी कौन देगा। बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या, मतलब मजाक कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, अपनी जिंदगी को जला रहे हैं कि सारा और काम उन्हीं को करना यस सर। और कुछ ऐसे लोग हैं जिसको हम लोग स्मार्ट लोग बोलते हैं, ठीक है, लाइक हम अडानी जी को बोल सकते हैं, अंबानी जी को बोल सकते हैं, और देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स तुषार जी। वो पैसों के लिए काम नहीं करते, उनके लिए पैसा काम करता है। बेसिकली वो आप देखेंगे हर जगह नजर आते हैं, वो अपनी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में नहीं बैठे रहते, बिल्कुल वो एक बिजनेस नहीं करते, वो अनेक अनेक बिजनेस करते हैं, बावजूद अपने को पूरी तरीके से फ्री रखते हैं। उनको ये मतलब नहीं होता कि कब पैसा कैसे कमाया जाए, उनको मतलब होता है बैलेंस शीट कैसे बढ़ रही है। लेकिन सर यहाँ ना एक बड़ा बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है हाँ। उन लोगों के मन में, खास तौर पर हाँ। जो बड़े बुजुर्गों की बात कट्टरता से मानते हैं। हाँ। जैसे बड़े बुजुर्ग कहते थे परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, यानी कि हार्डवर्क करो वहीं से आपको सक्सेस मिलेगी। मेरा हमेशा इस पर एक काउंटर रहता है कि अगर हार्डवर्क से, कड़ी मेहनत से ही सफलता मिल रही होती तो वो जो ईंट उठाता है वो हमसे ज्यादा परिश्रम कर रहा है पूरे दिन, बट हमसे बहुत कम कमाता है। शायद हम कहीं समझने में गलती कर रहे हैं कि बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? मैं बिल्कुल सही समझ पा रहा हूँ तुषार जी, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। पहले कोई लोग कहते थे मेहनत का फल मीठा होता है। जी सर वो मीठा नहीं होता, बहुत कड़वा होता है सर। पहले जो आम होता है उसकी क्यारी होती है, क्यारी में आपको कड़वाहट होती है, अगर आप उसको सहन करोगे तभी वो आम बनेगा। बिल्कुल ठीक है। मेहनत का फल आपको मीठा बाद में नजर आता है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है उसको कोई नहीं देखता। आज अगर मैं वैभव सूर्यवंशी की बात करूं, आज आपको उसका बल्ला चमकता हुआ नजर आता है, बिल्कुल। सिक्सेस मारता है, उसकी चकाचौंध लोग देखते हैं। बिल्कुल लेकिन जरा देखिए पीछे उसके 16 साल का या 13 साल का इतिहास, जहां जब वो उसने धूप में चल कितनी रहा था। ज्यादा मेहनत की होगी। बिल्कुल क्योंकि जो आपके चैंपियंस होते हैं उनका नाश्ता फल फ्रूट मेवे नहीं होता, उनका नाश्ता होता है परिश्रम, उनका नाश्ता होता है विफलताएं, उनका नाश्ता होता है प्रॉब्लम्स। उन सबको सहा है, इसीलिए वो आज रहा है। ठीक है। सेकंड, जहां तक हम लोग बड़े बुजुर्ग की बातें करते हैं, देखिए वो ईरा अलग चल रहा, आज अलग जिंदगी, आज अलग जिंदगी में हम लोग जी रहे हैं। बिल्कुल पहले लोग कहते थे कि साहब पांव उतने ही पसारो जितनी चद्दर होती है। या तो उनको डर लगता था कि शायद दूसरी चद्दर वो मिलेगी नहीं, ठीक है, या तो उनको ऐसा लगता था कि दूसरी चद्दर नहीं मिलेगी, या ऐसा लगता था कि आप हमेशा छोटे ही रहोगे, उससे बाहर नहीं निकलोगे। सर आज का टाइम ये होता है, अगर आप बोलोगे ना किसी को कि चद्दर के अंदर उतने ही पांव पसारो जितनी चद्दर है, इसका मतलब आप उसको रोक रहे हो, बिल्कुल थाम रहे हो, वो खुद अपने आप को रोक ठीक रहा है ना, क्योंकि उसकी सोच ही बंद हो जाएगी। उसको पता है दाल रोटी जितनी है उतनी तो मैं कमा लूंगा। अब अगर BMW लेनी है तो सर उसको चद्दर से बाहर पांव निकालने पड़ेंगे, जब ठंड लगेगी ना उसको, तभी वो नई चद्दर खरीदने की बड़ी सोचेगा, चद्दर लेकर आएगा। ठीक है ना। तो हमारा काम ये होना चाहिए कि वो जो चद्दर है उसको बदलते रहना चाहिए। जब तक आप उसको बदलने की नहीं सोचेंगे तुषार जी, तब तक आपकी ग्रोथ का कोई भी तरीका नहीं है। परफेक्ट सर। फिर हम थोड़ी चद्दर बड़ी करने की आज बात करते हैं। बिल्कुल करते हैं ना सर। पहले के जमाने में, मतलब आज से 20 साल 25 साल, जब सन 21वीं सदी शुरू हुई होगी, लोग कहते थे अरे यार कुछ लाख कमा लें, कुछ लाखों की बात होती थी। आज करोड़ों से बात शुरू होती है। अगर आप एक नॉर्मल टियर 1 सिटी या टियर 2 में भी चले जाएंगे और एक अच्छी प्रॉपर्टी लें तो आज की डेट में आपको वो करोड़ से नीचे तो नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं मिलती। इन दैट सिनेरियो सर, पहला जिसके पास नहीं है, मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा जिनके पास कई करोड़ ऑलरेडी है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिसके पास अभी करोड़ नहीं है लेकिन करोड़ की रेस में जरूर है। पहला करोड़ यानी कि 1 करोड़ कमाना वाय द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जॉब वगैरह से तो आप इतनी जल्दी नहीं कमा पाएंगे, बट इन्वेस्टमेंट के वो कौन से सही तरीके हैं प्रॉपर्टी के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, जहां से पहला करोड़ कमाया जा सकता है? सर आप पहले करोड़ की बात कर रहे हैं, बहुत इजी तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के, काफ़ी सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो हमको इसके लिए इन्वेस्टिंग प्लान समझना पड़ेगा। आज का यूथ क्या करता है, जब उसके पास कोई सैलरी आती है तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपने घर की जो भी जिम्मेदारियां हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लाइक पानी का बिल, बिजली का बिल, घर का किराया, आटा दाल चावल, उसके बाद बच्चों की फीस, वो मजबूरी के अंदर उसको खर्च करना ही होता है। बिल्कुल ठीक है। सैलरी सब महीने में एक बार आती है, ठीक है, वो 7 दिन में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद उसके अंदर एक तड़प उठती है कि यार अब पार्टियां नहीं हो रही। बिल्कुल।
जैसे ही सैलरी आती है साहब, वो मजबूरी के अंदर पैसा जो खर्च करता है, उसके बाद देखता है क्यों ना इस पैसे को, वो जो रील्स वगैरह में वो देखता है, अपने रोल मॉडल्स तैयार कर लेता है, उनके साथ में जाके चिल करे और रील बनाए और सबको डाल के दिखाए। बिल्कुल। तरीका ये नहीं होता सर, वो टेम्परेरी आपको खुशी देती है। सबसे पहले तरीका होता है आपकी जो रेगुलर जो जिम्मेदारियां उसको पूरी कीजिए। जी। उसके बाद एक फिक्स आपका बजट रेडी कीजिए कि ये किसी भी हाल में मुझे अपने सेविंग्स के अंदर कह लीजिए इन्वेस्टमेंट में डालना ही डालना है। और तीसरी चॉइस उसके पास होगी, यदि इसके बाद जो पैसा बच रहा है उसको मैं किसी भी चीज के अंदर चिल करूंगा। किसी रेशियो में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे कि आसानी से समझ में आए लोगों को? नहीं समझ में मान आएगा लीजिए उसके 100 रुपए मैंने कमाए। नहीं समझ में इसलिए आएगा कि हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती है। बिल्कुल। किसी को घर के मकान का बिल नहीं देना होता है, किसी का घर का मकान है तो किसी को किराया देना होता है। बिल्कुल। ठीक है, यही बात है, किसी के बच्चे हैं ही नहीं तो वो स्कूल क्या जाएंगे, और किसी के बच्चे हो गए तो उसको स्कूल जाने, तो फीस तो उसी अनुपात में बढ़ेगी। बिल्कुल। तो ये ठीक है, एक स्टैंडर्ड है, यूनिवर्सल है कि जो चीजें जरूरत है वो तो आपको आप करना ही चाहो या पड़ेगा। ना चाहो, आपके घर वाले ऑटोमेटिकली आपसे ले लेंगे, क्योंकि आपके माँ बाप हैं जो बूढ़े हैं, उनकी भी आपको हेल्प जरूरी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद के अंदर आपके पास जितना फंड बचता है जी। उसके आप 2 पोर्शन कर दीजिए ना सर, 50-50। 50 है जो आपका पर्टिकुलर सेविंग या इन्वेस्टमेंट में लगा दीजिए, जी। और नेक्स्ट 50 जो है वो आपको चिल करिए, क्योंकि पैसा कमा ही इसीलिए रहे हो ताकि आप चिल करो। बिल्कुल। सिंपल सी चीज है। अब बात हम लोग करते हैं कि कोई क्या करे। सर सिंपल सी चीज है, इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जादू है। वो जिस दिन कोई कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को समझ लेगा जी। उसके बाद वो बिजनेस करना भी भूल जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर हम लोग कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बात करें तो उसको हिंदी में तुषार जी चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं, सब जग जानते हैं। बिल्कुल। चक्रवर्ती कौन होता है सर? सम्राट अशोक चक्रवर्ती थे। ठीक है, यानी जो सब पर राज कर ले वो चक्रवर्ती होता है। पुराने जमाने से हम सुनते हुए आए हैं। तो जितना भी ब्याज का जो गणित है उन सब पे जब आप कंट्रोल कर लेते हो तो आप चक्रवर्ती बन जाते हो, आप यूं समझो उसको, ठीक है ना। अच्छा, इसके पीछे एक लॉजिक है सर। अल्बर्ट आइंस्टीन बोल के गए थे कि दुनिया के 8-9 अजूबे बेकार है, पहला अजूबा जो है वो है तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। ओके। क्यों सर? इसको बहुत इजी तरीके से मैं समझाता हूं। चेस बॉक्स हम लोग सब देखते हैं, उसके अंदर 8x8 टोटल 64 बॉक्सेस होते हैं। बिल्कुल। फर्स्ट बॉक्स के ऊपर आप केवल और केवल 1 रुपया रखिए, मैं 1 करोड़ की बात नहीं कर रहा। सेकंड पे डबल लिख दीजिए, थर्ड पे उसका डबल कर दीजिए, यानी 1 के बाद सेकंड पे 2, थर्ड पे 4, फोर्थ पे 8, पांचवें के ऊपर 16, छठे के ऊपर 32, सातवें के ऊपर 64, 8th के ऊपर 128, 9th के ऊपर 256, इस तरीके से मल्टीपल करते जाइए। बिल्कुल। सर 256 में बताइए आप ढंग से खाना खाने जाओगे तो नहीं खा पाओगे, मूवी थिएटर जाओ तो पॉपकॉर्न लेने बैठोगे, टिकट बैठोगे नहीं होगा, तो आपको लगेगा यार 9 साल या 9 बार बेकार कर दिए। यहीं पर आदमी हिम्मत हार जाता है। ठीक है, अब आपको पता है ये 64 बॉक्सेस तक जाते हुए पैसा कितना बन जाएगा? नहीं पता। मैं बताता हूं, जो भी आपके व्यूअर्स हैं वो कैलकुलेटर हाथ में ले लें, मोबाइल में भी कैलकुलेटर होता है, लैपटॉप पे बैठे हैं तो एक्सेल शीट के ऊपर बना लीजिए। ठीक है। 64 बॉक्सेस तक जाते जाते सर आज की डेट का जो ट्रिलियनियर है एलन मस्क, वो तो कंगाल हो ही जाएगा। अच्छा। उसके बाद में बचे हुए जितने भी बेजोस हो गया, आपके जुगरबर्ग हो गया, अडानी जी हो गए, अंबानी जी हो गए, सबको लेके कंगाल होएगा वो। आप जरा देखिएगा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो जिस दिन आपने सेविंग करनी शुरू कर दी, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टमेंट आज के लिए नहीं होता सर, लोग इन्वेस्टमेंट को ट्रेडिंग की तरह काम में लेते हैं। इन्वेस्टमेंट को ठीक है लोग ना, यही समझते हैं, लोग कई स्टॉक में बार लगा दो, बोलते हैं इधर कि लगा दो। शेयर्स, जैसे मैं वही Exactly. बोलना चाहता था। इन्वेस्टमेंट के लिए नॉर्मली 4 चीजें लोग एग्जांपल्स देते हैं। लाइक फर्स्ट आप शेयर्स के लिए बोलते हो जी। सेकंड आप धातु यानी गोल्ड सिल्वर जो भी बिल्कुल। बोलते हो, थर्ड आप शेयर आपके एफडी बोलते हो, तो एफडी तो बेसिकली वैसे भी इन्वेस्टमेंट गुजरे होता ही जमाने की नहीं बात है, है। गुजरे, क्योंकि आपका जो वो एक- एफडी में इंटरेस्ट मिलता है उससे ज्यादा तो इन्फ्लेशन रेट हमारी वो चलती जा रही सेफ्टी के लिए आप रखते हैं कि आपका फंड है वो सेफ रहेगा। है। एग्जैक्टली। और फोर्थ जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो सर इसको भी हम लोग थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं जी। फर्स्ट बात करें हम शेयर्स की, जी। तो पहले तो नाम से ही वो पेपर स्टेट है, और आप उसका कंपेयर जो कर रहे हैं वो रियल एस्टेट से कर रहे हैं, तो नाम से क्लियर है कि यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन शेयर्स। बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर्स अच्छे हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या है, हर आदमी ने उसको ट्रेडिंग का धंधा बना लिया। बिल्कुल। ठीक है, एक शेयर है कोई भी, उसमें एक टाई पहना हुआ एक आदमी टीवी पे आके बोलता है साहब इस पर्टिकुलर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई,
तो सारी जगह पैनिक फैल जाता है, बिल्कुल। हर आदमी उसको बेचने में लगता है, हम्म, ठीक है। लेकिन वो जो टाई वाला है उसको बड़ा अमाउंट मिलता है, कौन दे रहा है? सब पीछे जो उसके प्रमोटर बैठा है, वो जो बेचे जा रहे शेयर उनको खरीद रहा है बिल्कुल। और उसमें से टाई वाले को पैसा दे रहा है। हम्म, इतने में 10 दिन बाद क्या होता है? सो उसके फंडामेंटल में कोई 10 दिन में फर्क नहीं पड़ता, क्वार्टरली रिजल्ट भी 3 महीने बाद आता है। लेकिन 10 दिन बाद एकदम से कोई दूसरा टाई पहने हुए आदमी आता है, साहब इसके अंदर तो बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया, फला हो गया, ढिमका हो गया, और एकदम से लोग देखते हैं अब इसमें स्पाइक आ तेजी जाता है। आएगी और वो खरीदने लग जाते हैं। और बिल्कुल। पीछे से वही प्रमोटर जो पहले खरीद रहा होता है अब बेचना शुरू कर देता है। हम्म, तो ये शेयर्स तो एक्चुअली स्पेकुलेशन हो गया बेसिकली। मेरे को अब इन्वेस्टमेंट कम नजर आता है। हाँ, किसी शेयर को आप लेकर होल्ड करो, हम्म, जो सहेगा वही रहेगा, बिल्कुल। तब तक तो शेयर्स अच्छे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए देख कर रखो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ही बिल्कुल। होता है आप वेस्ट के अंदर इन करो, हम्म, ठीक है। सेकंड हम लोग बात करें धातु। सर एक ठीक है। छोटा मोटा सिक्योरिटी के मतलब से अगर आप गोल्ड में या किसी में इन्वेस्ट करते हो वहां तक ठीक है, हम्म, लेकिन आपके पास अगर बहुत बड़ा पैसा है हम्म, तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने की बजाय आपको प्रॉपर्टी में ही करना पड़ेगा। हम्म, क्यों? उसके भी रीजन बताते हो जी। सर। वैसे तो हम लोग कहते हैं यू शुड नॉट कीप योर ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट, आपको सब जगह डिवाइड करके चलना चाहिए, लेकिन बिल्कुल। बड़ा अमाउंट जो है वो उधर क्यों लगाना चाहिए? सर गोल्ड क्या काम में आता है? सर या तो पहनने के काम आता है, आपके बच्चों की शादी हो तो उसको देने के काम आता है, हम्म, कुछ आपने स्टेटस के मतलब से बना लिया, उसके अलावा कुछ फ्यूचर सिक्योरिटी के मतलब से बना लिया, यही होता है। बिल्कुल। पहले गोल्ड कंटिन्यूअसली बढ़ता था, कहते थे युद्ध होता है तो गोल्ड बढ़ता बहुत है। तेजी से बढ़ रहा है, इस बार लेकिन myth इस है। बार पूरी तरीके से नीचे गिर नीचे गया, गिर गया। ठीक है। क्योंकि डायमंड है, ल्यूब्रॉन आ गया उसका डुप्लीकेट, और गूगल करके देखिए गोल्ड का डुप्लीकेट चाइना ने ऑलरेडी बना चुका है। बिल्कुल। आप कितना भी घिस लो वो हम्म, गोल्ड ही रहता है, हम्म, ठीक है। अब बात है कि बड़े इन्वेस्टमेंट की। तुषार जी अगर आप बहुत सारा गोल्ड लेके रख लोगे तो रखोगे कहाँ? फिजिकल फॉर्म में रखोगे तो सिंपल फिर सी आपके लिए बात एक ही सिक्योरिटी चीज इश्यूज है, आ अगर जाते तकिए के नीचे रखोगे तो चोरी होने का डर है, कोई भी ले जाएगा, इवन जान माल की हानि हो हैं। सकती है। और उसको ले जाकर आप लोगों को दिखाकर देख भाई मैं कैडबरी लेके घूम रहा हूँ, वो आप कर नहीं सकते, स्टेटस बढ़ता नहीं है। बिल्कुल। और आज के डेट में आदमी स्टेटस के पीछे भाग रहा है, सिंपल सी बात है। हम्म, क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोग अपना सबसे ज्यादा पैसा केवल ये दिखाने में खर्च करते हैं कि वास्तव में वो अमीर है। चाहे वो BMW गाड़ी मेंटेन कर रहा है, फिर वो बैग इसलिए उठाता है कि लोगों को नजर आना चाहिए सब मैं बिल्कुल। अमीर हूं, ठीक है ना। अब बात करते हैं सर प्रॉपर्टी की। सर पहली बात तो रियल एस्टेट है। सेकंड चीज है, ये शाश्वत सत्य है कि एक ना एक दिन प्रॉपर्टी और इंसान का ऊपर जाना तय है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। वो कभी रुक सकती है, कभी हल्का सा डिप ले सकती है, लेकिन कभी भी नीचे नहीं जा सकती, बिल्कुल। एक ना एक दिन बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात है वो आपको फ्यूचर ग्रोथ तो देती है, साथ में फ्यूचर सिक्योरिटी देती है, आपके इमोशंस के साथ जुड़ी हुई होती है। आप कभी गोल्ड बेचते हो, कभी आप शेयर्स बेचते हो, ठीक है ना। बिल्कुल। उस समय मैंने कभी भी किसी को रोते हुए नहीं देखा, लेकिन किसी का अगर घर बिकता है ना साहब, सारे घर वाले आंसू बहा रहे होते हैं कि बिल्कुल। यहाँ पर हमारे दादाजी रहते यादें थे, जुड़ी होती यहाँ मेरी शादी हुई थी, यहाँ मेरे बच्चे पले थे, काफी सारी चीजें होती है। उसके बाद आप लोन बड़े इजी वे में ले सकते हो, इवन शेयर्स पे भी मिलता है, गोल्ड पे मिलता है, लेकिन यहाँ ज्यादा और कम इंटरेस्ट के ऊपर मिलता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है आप प्रॉपर्टी को लोगों को दिखा सकते हो, वो आपका स्टेटस सिंबल बनता है। और उन सबसे बड़ी बात सर, आज के ज़माने में कोई बाप अपनी बेटी को तभी देता है जब बोलता है भाई घर का मकान तो है ना तेरे पास, डर डर की ठोकरें तो नहीं खानी पड़ेगी, स्टेबिलिटी है ना। तो ये सारी चीज़ों के बाद में मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहां पर एक चीज और है, अगर प्रॉपर्टी का मतलब वो फ्लैट है, यदि प्रॉपर्टी का मतलब विला है और आपका बंगलो है, मैं उसको एसेट नहीं मानता, वो डेप्रिशिएट करती है। इन्वेस्टमेंट के लिए वही चीज बेटर है जो प्लॉट की शक्ल में है, खाली है, यानी कोई भी जो रो मटेरियल होता है उसकी कीमत बढ़ती है। मान लीजिए आज लोहा है, लोहे से आप गाड़ी बना सकते हो, बिल्कुल। लोहे से प्लेन भी बना सकते हो, लोहे से चेयर भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, इसलिए उसकी कीमत बढ़ती रहती है क्योंकि उसके काफी सारे उपयोग है। लेकिन जब एक गाड़ी बन के तैयार हो जाती है सर, वो डेप्रिशिएट होती है क्योंकि वो फिक्स हो गई, इसके आगे आप कुछ सोच ही नहीं सकते। उसमें रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस करा लो, एक्सेसरीज लगा लो, 3 महीने बाद ही पता लगता है 20-25% की रेट टूट गई। बिल्कुल। ठीक है, ठीक उसी तरीके से सर फ्लैट है,
वो डेप्रिशिएटिंग इसलिए है कि उसने अपना स्वरूप ले लिया। हम्म, उसके अंदर जो रूम्स हैं वो फिक्स हो गए, 10 बाय 10 के हैं, 10 बाय 15 के हैं, 20 बाय 20 का है, ड्राइंग रूम फिक्स हो गया, आपका किचन फिक्स हो गया, टॉयलेट्स फिक्स हो गए, सब चीजें फिक्स हो गई। बिल्कुल। जरूरी तो नहीं है कि आपकी सोच और दूसरा जो ले रहा है उसकी सोच या उसकी जरूरत एक बराबर हो, पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। मेरे घर में टोटल 4 मेंबर है, मैं 4 कमरे का मकान ले लूंगा, मैं 8 के अंदर क्यों इन्वेस्ट करूंगा? अच्छा, उसके अलावा एक बात और हम लोग करें, आप केवल फ्लैट नहीं लेते हो सर, फ्लैट के बाद में उसमें फर्नीचर में इन्वेस्टमेंट भी करते हो, वो जीरो हो जाता है आपका। उसके बाद इन्वेस्टमेंट में कंटिन्यू पैसे नहीं लगाए जाते, यहां पर आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी पे करते हो, ठीक है। उसके बाद के अंदर कई जने तो बोलते हैं साहब हम किराए के लिए ले रहे हैं। सर 3% से ज्यादा तो आप एफडी में लगा दो ना, किराए के लिए क्यों फ्लैट लेते हो? सेम कंडीशन अप्लाई होती है बंगलों में और विला में। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सर ओपन लैंड, वो बेसिकली रॉ मटेरियल है। व्हाट यू कैन इमेजिन यू कैन डू दैट। आप उसके अंदर 3 मंजिल बनाना चाहो, 2 मंजिल बनाना चाहो, आप 20 फीट बाय 20 फीट के कमरे बनाना चाहो या 10 फीट बाय 10 फीट के बनाना चाहो, नीचे दुकान खोलना चाहो या ऊपर खोलना चाहो, इसके बाद पार्किंग आपकी है, छत आपकी है, आपको किसी चीज के पैसे नहीं देने हैं, ठीक है। इसके अंदर जिस टाइम आपको बनाना है उस टाइम बनाइए, प्राइवेसी है बिल्कुल। जब सब चीजें हैं। कुछ लोगों का यहाँ पर यह भी आता है सर, बंगलो बनाएंगे तो क्या होता है उसमें सिक्योरिटी नहीं होती। किसने बोला सर सिक्योरिटी नहीं होती? आप फ्लैट के अंदर एक गेट होता है अंदर एंट्री के लिए, आने के लिए। आप बंगलों में बनाइए ना सर, वो तो आप क्या होता है लग्जरी के मतलब से नौकर यहां से आएगा, मेहमान यहां से आएगा, हम यहां से आएंगे। सर जब आपको सिक्योरिटी इतनी चाहिए होती है तो आप एक ही गेट बना लीजिए, उसको लॉक कीजिए, चले जाइए। ज्यादा से ज्यादा जितना आप मेंटेनेंस देते हो सोसाइटी को उतने का एक गार्ड रख लीजिए, 10 कैमरे लगा लीजिए। सिक्योरिटी में क्या कमी है सर? ये मिथ है एक, आपको जो बेचा जा रहा है आप उसी को सुने जा रहे हो, क्योंकि लैंड जो होती है उसका इतना प्रमोशन नहीं होता जितना एक फ्लैट जो बिल्डर होता है वो प्रमोशन करता है और आपके दिमाग में एक बैठ गया चीजों पर। एग्जैक्टली। तो आप ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग फ्लैट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, खासकर टीयर 1 सिटीज के अंदर, वो कहीं ना कहीं अपने पैसे को डेप्रिशिएट कर रहे हैं, वो भविष्य नहीं बना रहे हैं। टीयर 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, टीयर 2 हो, टीयर 3 हो, टीयर 1 में ज्यादा बूम है, मैं इसलिए टीयर 1 सर। चलिए मैं आपको तुषार जी एक छोटी सी हम लोग बात करते हैं, हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज से 31 साल पहले के हम लोग फ्लैशबैक में बैक में जाते हैं। आपके दिल्ली की सबसे पॉश कॉलोनी कौन सी रही होगी सर? सर उस टाइम पे बहुत सारी थी, जैसे कि आश्रम वाला एरिया जो है वो रहा। मुझे एक्चुअली नॉलेज नहीं है, मैं राजस्थान से आता हूँ, इसलिए हम लोग साउथ एक्स पकड़ लें या लाजपत कोई भी पकड़ लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आज से 30 साल पहले 2 भाई थे, एक भाई ने बोला मैं 2 करोड़ का एक फ्लैट ले रहा हूँ, ठीक है, उसने ले लिया। दूसरे भाई को बोला भाई तू भी एक काम कर मेरे साथ फ्लैट ले ले, बोला मेरे पास तो भाई साहब 1 करोड़ है। तो उसने बोला यार तेरे से कुछ भी नहीं हो पाएगा, तू रहने दे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला भाई ने ऐसी बात बोली है तो जगह तो लूंगा, फ्लैट नहीं मिलता है तो एक काम करता हूँ जमीन ले लेता हूँ। बिल्कुल। उसने क्या किया, उस समय उसको वहां पर जमीन नहीं मिली तो उसने क्या किया, जंगल जो था, गुड़गांव था, नोएडा था, यहां पर आके उसने बोला भाई, उसने 1000 गज का फ्लैट लिया है या फिट के अंदर, मुझे भी दिला। तो बोला भाई साहब यहाँ 1 नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको 20 मिलेंगे उतने ही पैसे में। 2 करोड़ की बजाय 1 करोड़ में भी 20 मिल जाएंगे, 500 गज के आप 20 प्लॉट ले लो। बिल्कुल ठीक है, क्या दिक्कत है, ले ली। अब जरा 30 साल से वापस यहाँ पर आते हैं, उस फ्लैट जो उसने 2 करोड़ का लिया था, मुझे लग रहा है ज्यादा से ज्यादा 4, 5, 6, 7 करोड़ का हो गया हुआ, लेकिन वो 1 करोड़ आज 100 करोड़ पक्के बन गए होंगे। बिल्कुल। तो सिंपल सी बात है सर, सबसे मेन चीज तो है जो ऑलरेडी डेवलप्ड जगह हो गई वहां कभी भी इन्वेस्ट मत करो। उसका रीजन है जब खूब सारे लोग बहुत सारा पैसा कमाकर वहां से निकल रहे हो और उस समय आप उसके अंदर अगर एंट्री लोगे तो आपका एग्जिट बहुत बुरा होगा। हमेशा ऐसी जगह देखो जो डेवलपिंग फेज के ऊपर, वहां इन्वेस्ट कीजिए, एक टाइम का वेट कीजिए। अगर आप टाइम से पहले, मैं एक बात बोलता हूं रोज जी, एक किसान होता है, हमारा देश कृषि प्रधान है, एक किसान होता है, वो जब बीज बोता है तो हर दूसरे दिन बीज को निकाल कर तो नहीं देखता ना सब कितना अंकुरित। बिल्कुल नहीं, तो वो होएगा ही नहीं। ठीक उसी तरीके से आप उसी थियरी के ऊपर चलिए। आप एक बार उस पैसा को लगा के डेवलपिंग एरिया में छोड़ दीजिए, बड़ा क्लियर है, और कुछ साल बाद 8-10 साल बाद देखिए वो कितनी बड़ी ग्रोथ कर चुका होगा। आप सोच भी नहीं सकते, आज तक आपने जो अपने बिजनेस में नहीं कमाया होगा,
इतनी मेहनत करके, उससे ज़्यादा ग्रोथ आपको आपकी प्रॉपर्टी दे चुकी होती। यानी कि हमें लैंड, अगर मैं आपकी एडवाइस के अकॉर्डिंग मैं आज इन्वेस्ट करने जाऊं तो मुझे अपना पूरा पैसा लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, प्लॉट लेना चाहिए। ये मैं आपकी बात सर मैं प्रॉपर्टी के लिहाज से आपको बात कर प्रॉपर्टी रहा के हूँ, हिसाब ये से बात कर रहा हूं, आप हाँ। कहीं भी इन्वेस्ट कीजिए, जी। होल्ड कीजिए, आप शेयर्स में कीजिए ना सर, हम्म। शेयर्स भी अच्छा है, हम्म, लेकिन ट्रेडिंग मत कीजिए। बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है होल्ड करना। आपको होल्ड करना सीख गए, वो कोई भी चीज हो सर, सोने में भी करोगे, चाहे वो क्वांटिटी कम हो सकती है, उसकी भी कीमत बढ़ रही है। बिल्कुल तो मैंने एक बिल्कुल normal way में जनरलाइज बता अगर दिया। मैं प्रॉपर्टी को ही समझने की कोशिश करूं ठीक तो है। मैं अगर प्लॉट लेता हूं, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम सर ये आती है, हाँ दो प्रॉब्लम आती है। हाँ एक जिसके पास घर नहीं है अपना, हाँ उस पर एक मॉरल प्रेशर होता है हाँ, कि यार एक अपना छत तो अपनी ही होनी चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान है ना, ये हाँ। छत अपनी होनी चाहिए। इस पे भी आजकल बहुत बहस हो रही है कि छत अपनी होना ज्यादा जरूरी है या उसका इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न आना जरूरी है। इस पर मैं आपके पास सर इस पे जरूर बात करूंगा मैं, हाँ। ये मेरी दुखती हुई रग है सर। बिल्कुल सर, मैं इस पे बात करूंगा, ये मेरा एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मेरा ये हाँ। है कि अपनी छत बनाने के लिए हाँ। वो जो मॉरल प्रेशर लोगों के ऊपर है, हाँ। जो सोशल प्रेशर सबके ऊपर है, उसके लिए वो आज की डेट में लोन्स लेते हैं। हाँ। और वो जो 1 करोड़ का फ्लैट या घर आज की डेट में आपने लिया, वो 20 साल बाद आप उसके 2 करोड़ रुपए चुका रहे होते हैं। हाँ। इन दोनों ही सिनेरियोज में क्या करना चाहिए एक आम आदमी को? क्योंकि ये मुझे लगता है जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनमें से कम 50-60% लोगों की प्रॉब्लम यही है कि उनके पास 25 लाख है, 1 करोड़ का फ्लैट लेना है, 75 लाख का लोन करा लिया। हाँ। क्या करना चाहिए? सर सबसे पहली चीज तो ये जो लोन है, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। किसी को वो आधी गिलास खाली नजर आती है और किसी को आधी गिलास भरी नजर आती है। ठीक है, ठीक है, लोन लेना अच्छा है या बुरा है, सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं। ठीक है, इसको एक बार हम लोग फ्लैट से निकल के किसी गाड़ी के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। सर दो भाई हैं, अगेन वो भाई वापस आ गए सर यहाँ पे, दोनों भाइयों ने गाड़ी ली, दोनों ने लोन लिया। ठीक है, एक भाई के लिए वो लोन बहुत अच्छा है और एक भाई के लिए वो लोन बहुत बुरा है। आप पूछेंगे कैसे? कैसे? सर एक ने गाड़ी जो ली, उसने उसको उबर में चलाया, तो उसने 9% का इंटरेस्ट दिया, लेकिन उसकी उबर जो गाड़ी है वो 18 से 20% उसको रिटर्न दे रही है। रिटर्न दे रही है, यानी उसका वो लोन जो है वो प्रोडक्टिव है। सेकंड जो है, उसने रील देखकर रियल बनने की कोशिश की और उसके ऊपर वो गाड़ी लाके घर में खड़ी कर दी, उसको जरूरत नहीं थी। अब वो उसका पेट्रोल भी पीती है, मेंटेनेंस भी मांगती है और उसका साथ में खून भी पीती है। बिल्कुल। ठीक है ना, ये सर जो ईएमआई है ना, बिन बुलाई सास की तरह होती है सर, कभी भी याद धमकती है। आप एक तरफ हाथ में सैलरी आती है और दूसरी तरफ सबसे पहले उसका हुक्म आता है, पहले मेरे को पैसा दो। बिल्कुल। क्योंकि बेसिक ईएमआई का मतलब होता है आप पहले भी कहीं नौकर हो, नौकरी से नौकरी होता है सर आदमी। बिल्कुल। ठीक है, और सेकंड अब बैंक के नौकर और बन गए, उनको कमा कमा के दे रहे हो। तो मेरा मतलब ये कि ये अगर वो कोई भी लोन है जिससे आपको लग रहा है कि फायदा होने वाला है, ठीक है, तब तो अच्छा है। लेकिन अगर उसको वो आपको जिंदगी भर तकलीफ देने वाला है, यू शुड नॉट, लेना ही नहीं चाहिए। अब पर्टिकुलर हम लोग बात करें जो आपने पूछा जी सर, सबसे पहले वही बात है, आज का आज क्यों लेना है? सर आपके पास पैसा अगर कम है तो आज खाली जमीन लेके छोड़ दीजिए ना। ओके। आप अगेन वही बात हो गई, डेवलप्ड एरिया के अंदर दुनिया को देखा देख आप फ्लैट आज क्यों ले रहे हो? आज एक खाली जगह जो थोड़ा सा दूर हो, जिसके लिए आपने पूरे मास्टर प्लान को स्टडी कर लिया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया, वहाँ कुछ नया आने वाला है, आज आपको जंगल ले रहा है, लग रही फ्यूचर में ग्रोथ देगा, उस जगह इन्वेस्ट कीजिए, उसको 5-7 साल के लिए खाली छोड़ दीजिए। 7 साल बाद जब आबादी आ जाती है उसी के अंदर से अपना मकान बना लीजिए। सिंपल सी चीज है सर। तो यहां पर आपको कोई ईएमआई का कर्ज नहीं है, और ईएमआई का इजी कर देता हूं सर, जितने पैसे में आज यहां लगा रहे हो उससे आधे पैसे में वो चीज मिल जाएगी। बिल्कुल। आप जितने पैसे लगा रहे हो उतनी लगा के एक की जगह आप 2 ले लीजिए। बिल्कुल। जिस दिन आपको फ्लैट या मकान बनाना हो उस दिन आप एक काम कीजिए ना सर, आधे को बेच के उन पैसों से मकान बनाइए और आधा जो आपके पास जगह है उस पे रहिए। या फिर अगर मान लीजिए सेम प्लॉट है तो आधा फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जो है उसके ऊपर किसी और को दे दीजिए, बाकी आप रख लीजिए। रेंटल इनकम भी एक्चुअली स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का तरीका यही है। बाकी तो देखो मैं क्या बता सकता हूँ सर, इसमें देखा देखी में नहीं जाना चाहिए। चॉइस है, बनावट, दिखावट और सजावट, इन 3 चीजों से ही आई है समाज में गिरावट। सिंपल सी चीज है। आपने अभी डेवलपिंग और डेवलप्ड एरिया की बात की थी, मैं इसे टीयर 1 टीयर 2 की तरह समझूंगा आपसे, लेकिन पहले उस पॉइंट पर आ जाता हूं जिसको मैं इससे पहले जिक्र कर रहा था कि ये जो वही रोटी कपड़ा और मकान कि भाई छत तो अपनी होनी चाहिए। ये मैं इसीलिए बार बार हाईलाइट कर रहा हूं कि ये मॉरल और सोशल प्रेशर है। ये जरूरत नहीं है कि अगर मान लीजिए मैं आज किराए के घर में रह रहा हूं तो मैं सुख से रह रहा हूं,
बट मुझे मकान इसलिए नहीं चाहिए कि मेरा हर महीने रेंट जा रहा है, हम्म। इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं मकान अपना होना चाहिए, छत अपनी चाहिए होनी चाहिए। समाज भी पूछता है, रिश्तेदार भी पूछते हैं, अपना घर कब ले रहे हो, इतने साल से कमा रहे हो, अपना घर क्यों नहीं ले लेते। क्या सही तरीका होना चाहिए? क्या छत होना ही बहुत जरूरी है, या मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, मैं मकान लेने से अच्छा है उसे किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दूं, मैं जितना दे रहा हूं रेंट उससे ज्यादा मैं इन्वेस्टमेंट से कमा लूंगा। क्या लगता है सर, क्या बेहतर है? सर आप अपने पॉडकास्ट पे लोगों को अमीर बनाना चाहते हो या गरीब बनाना चाहते हो, पहले मुझे उसका जवाब दो, उसके बाद मैं इसका आपको सही जवाब दे पाऊंगा सर। सर मेरे जवाब से ज्यादा मुझे लगता है कि ये व्यूअर्स के जवाब होंगे कि अमीर बनना। अमीर बनना है डेफिनेटली। सर इससे मैं खूब ज़्यादा आहत हूँ, दुखी हूँ। जी। ये जो सवाल है बड़ा अजीबो है, हास्यास्पद है। हम्म, मैंने भी वो रीलें देखी हैं हम्म, जहाँ पर किसी ने बोला कि सर आपका जो पैसा है वो 11-12% का आपको रिटर्न दे सकता है, तो हम्म, उसको आप अपने मकान में इन्वेस्ट करके उसको रोक क्यों रहे हो पैसे को। बिल्कुल। उसकी बजाय आप एक काम करो ना, किराए के मकान में शिफ्ट हो जाओ जहाँ पर 3-4% का इंटरेस्ट लगता है और आपके पैसे को काम पर लगा दो। बिल्कुल। सिंपल सी चीज़ है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया बात बोली सर उन्होंने। पहली बात तो मुझे ये नहीं मालूम, मैंने जो रील देखी थी जी। उसमें ये भी बतलाया था कि साहब मेरा घर होते हुए भी किराए के मकान में शिफ्ट हो गया। तो भाई तुमने तुम्हारे मकान का क्या किया? वो क्या खाली पड़ा है, या तुमने 3% पे लिया और दूसरे को उसको भी 3% पे चढ़ा दिया? तो बड़ा अजीब सा है ये। अच्छा एनीवे, अपन उसमें नहीं उलझते सर। ठीक है। हम तो बात दूसरी करते हैं सर। आपके हाथ में मोबाइल है जी। मोबाइल में सर आजकल एप्लीकेशन आती है, ओला भी है, उबर भी है, जेप्टो फेप्टो जो भी हैं वो बिल्कुल। है। आपको बड़े आराम से, अभी दिमाग में आया सर मेरे को कनॉट प्लेस जाना है, बड़े आराम से आपने उबर जेप्टो किया, गाड़ी आएगी, चिल्ड होकर आएगी, आपसे ओटीपी पूछेगी, आगे ड्राइवर होगा, आपको गेट खोल के बिठाएगा। अब आपको रास्ते वस्ते कुछ भी नहीं बताने, बड़े आराम से पीछे रील वगैरह देखते हुए जाओ, आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। यदि आपकी गाड़ी होती तो शायद मोबाइल पे बात करते हुए पुलिस वाला फाइन लगा देता, बिल्कुल। रास्ते भटक जाते। यदि आपकी गाड़ी होती तो आपको पार्किंग में जाकर और पैदल चलते हुए उस दुकान में, कहीं शोरूम में घुसना पड़ता है। यहाँ तो शोरूम के ठीक आगे वो गाड़ी ले जाके रोकता है। बिल्कुल। इससे ज़्यादा कंफर्ट सर आपको कोई मिलेगा? नहीं सर, नहीं मिल सकता। बिल्कुल नहीं। तो मेरा सवाल यही है कि आप अपनी गाड़ी बेच क्यों नहीं देते सर? अगर यही सही होता है कि आपकी गाड़ी पे आपने ईएमआई पे ले रखा है, तो सबसे बेटर है ना आपकी गाड़ी बेचो सर, और उसके बाद जो गाड़ी है उबर वगैरह, सबसे बड़ी बात है आपके रिश्तेदार बोलेंगे अरे वाह रोज नई गाड़ियां आ रही है, सबके गाड़ी के नंबर अलग अलग। नहीं सर ऐसा और आपके नहीं। पास चॉइस है, आप कोई भी गाड़ी मंगा सकते नहीं सर ऐसा नहीं होता। आदमी पैसा कमाता है इसलिए कि उसको स्टेटस चाहिए। हैं। उस किराए के मकान के अंदर वो फर्नीचर अपनी मनमर्जी का नहीं लगा सकता, बिल्कुल। पर्दे अपनी मनमर्जी के नहीं लगा सकते, उसका कलर अलग है, हो सकता है 1.5-2 महीने बाद उसको दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़े। सर खुद का मकान होता है तो वहां पर इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। यादें सबसे बड़ी सर वजह सबसे होती बड़ी बात है स्टेटस होता है कि इतना पैसा कमाया और अब भी किराएदार की हैसियत है, तो फिर भाई तुमने पैसा कमाया क्यों, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आप तो अमीर आदमी को उल्टा गरीब बनाने की कोशिश में लगे हुए हो। क्यों किराए के मकान? आदमी ये सोचता है, गरीब आदमी भी सोचता है आज मेरा किराए का मकान है, कल मेरा खुद का घर होगा, खुद का सपना होगा। और कोई बोलता है कि साहब आपका घर होते हुए भी आप उसमें शिफ्ट हो जाओ। फिर तो मैं एक दूसरी बात और बोलता हूँ सर, पैसे ही बचाने का शौक है ना सर, ये ब्रांडेड कपड़े शर्ट्स पैंट भी क्यों पहनने आपको? मंदिर के बाहर बहुत सस्ते कपड़े पहनते हैं ना सर, क्या फर्क पड़ता है? टीवी के ऊपर आपको नजर ही नहीं आता ब्रांडेड है या नहीं है। बिल्कुल। चप्पल जूते भी वहीं से लेके बैठ जाइए सर, उसके बाद में पैसे ही तो बचा रहे हो। सर नहीं, स्टेटस भी बनाना होता है आदमी को। खाली पैसे के लिए आदमी नहीं भागता, एक टाइम के बाद में उसको स्टेटस के पीछे, नाम के पीछे भागना होता है। प्रैक्टिकली सिंपल सी चीज है सर। ना खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं। सारा समझ ही नहीं आता, फिर भी रोज हर क्यों कमाने जाता हूं। तो लॉजिकली बात है, आप कमाने इसलिए जाते हो ताकि एक आपकी फैमिली को स्टेटस मिले। बिल्कुल। अगर आप किराए के मकान में रहोगे तो बाद में आपके बच्चे बोलेंगे सब इतना सब कुछ होते हुए भी आज भी हम किराए में रह रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या फायदा सर ऐसी चीजों का। चलिए सर, फिर अगर मकान खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, टीयर 1 सिटीज ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं आज के टाइम पर, या टीयर 2 जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर रहे हैं वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है? सर आज जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे रियल इस्टेट से रिलेटेड हैं या आपका फ्यूचर ग्रोथ से रिलेटेड है, वो आज क्लियर बोल रही है कि टीयर 1 की जगह आपको टीयर 2 टीयर 3 में इन्वेस्ट करना चाहिए। रीजन ये कि पहली चीज तो उनकी रेटें काफी ज्यादा बढ़ गई, तो उतनी ग्रोथ की संभावना नहीं है, बढ़ेगी जरूर, लेकिन टीयर 2 के में आज भी अंडर वैल्यू रेटें पड़ी है। बिल्कुल। तो इस कारण से संभावनाएं यहाँ ज्यादा है। सेकंड चीज, पैसों के साथ साथ वहाँ जो लाइफस्टाइल है
वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका। हम्म, AQI लेवल बोल दीजिए, आप वहाँ के ट्रैफिक सेंस बोल दीजिए, वहाँ का पोल्यूशन बोल दीजिए, पार्किंग प्रॉब्लम्स बोल दीजिए। अगर आपको आज एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, आप अपनी जो जगह है उसी के आसपास करिए। जी। सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बाहर जाना ही नहीं चाहिए, हम्म, क्योंकि वहाँ पर आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन आप मल्टीपल अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, हम्म, तो सबसे पहले तो आपके जो इमोशंस हैं इनको दूर कर दीजिए, हम्म, क्योंकि आप घर के लिए मकान नहीं ले रहे, बल्कि बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं। बिल्कुल। यानी आपको एक टाइम पीरियड के बाद में 8-9 साल बाद में उसको बदलना है जगह को। हम्म, अब क्या फर्क पड़ता है आपके पड़ोसी के पास या आपके भाई के आसपास लिया या दूर लिया, बिल्कुल। कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म, तो सब मेरे हिसाब से तो अगर आपको मल्टीपल ग्रोथ करनी है तो टीयर 2 के अंदर आपको जाना चाहिए, टीयर 3 में जाना चाहिए। ये है। सर टीयर 2 में अगर जाता हूँ मैं, मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, हाँ। टीयर 1 सिटी में रहता हूँ मैं, मुझे टीयर 2 में इन्वेस्टमेंट करना है। अब मेरे यहाँ से मान लीजिए, मैं आप जैसे जयपुर से हैं, मैं जयपुर को ही चला जाता हूँ कि मैं जयपुर में कोई इन्वेस्टमेंट करूँ। लेकिन एक इमोशन इंसान का ये होता है कि यार मैं अपने घर से 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैंने प्लॉट लेके डाल दिया, किसी ने कब्जा कर लिया वहां पर, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में कई बार हो जाता है। पता नहीं वो प्रॉपर्टी कैसी है, मैंने सामने से देखी नहीं, मैं किसी पर भरोसा कर रहा हूँ, किसी की एडवाइस पर भरोसा कर रहा हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा, आई डोंट नो। इन सारे डर को कैसे डील करेगा? दूसरा, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स में किस तरीके की प्रॉपर्टीज सेफर होती हैं आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर टीयर 2 में जा रहा है इंसान, दूर जा रहा है अपने घर से? सो सबसे पहले तो आपने बोला कि जयपुर, जी। जयपुर अब जयपुर हो गया। हम्म, पहले वाला जयपुर नहीं अब नहीं रहा, है। क्योंकि पहले 5-5 साल का जो गवर्नमेंट स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। 5 साल के लिए बीजेपी, फिर 5 साल के लिए कांग्रेस, फिर 5 साल बीजेपी, फिर कांग्रेस, और अगर 5 साल के लिए कांग्रेस है तो सेंट्रल में बीजेपी है। बिल्कुल। यानी सांप सीढ़ी का खेल चल रहा था। हम्म, पहले 1 से लेके 95 तक आओ, और 96 पे आपको सांप काटता है तो फिर से आप 3 पे बिल्कुल। चले जाते हो। हम्म, नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब सब जगह एक ही गवर्नमेंट चल रही है, चाहे वो सेंट्रल में हो, हरियाणा हो, MP हो, बिल्कुल। जयपुर हो, सब जगह, सब राजस्थान हो, जगह कहीं डबल भी इंजन हो। की सरकार है। राजस्थान का सबसे, जो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है वो राजस्थान है, और बिल्कुल। राजस्थान का सिरमौर जो है वो जयपुर है, कैपिटल है। कैपिटल जयपुर जो है, सबसे पहले बात हम करते हैं कि पहले हम लोगों को दिल्ली NCR तक आने में करीब करीब 5-6-7 घंटे का सफर लगता था। बिल्कुल। अब जस्ट 2.5 आवर्स के अंदर आप कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। NCR कनेक्ट कर लेते हो बिल्कुल। DMIC के थ्रू। हम्म, फर्स्ट जो आपका इलेक्ट्रिक हाईवे बन रहा है नितिन गडकरी जी के हिसाब से, वो भी जयपुर दिल्ली बन रहा है। बिल्कुल। पहले आपके ट्रेन्स की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी, अब वंदे भारत और अभी बुलेट ट्रेन हम्म, का भी चल ही रहा है। बिल्कुल। पहले आपका डोमेस्टिक एयरपोर्ट हुआ था, तो अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, हम्म, और हर जगह से सबसे वेल कनेक्टेड है जयपुर। बिल्कुल। पहली बात, राजधानी के तो नजदीक है ही, दिल्ली के पास में, साथ में DMIC के थ्रू मुंबई के भी बीच में आ गया सर। अब बात करते हैं सर इसकी लग्जरी की। हम्म, जैसे ठंडा यानी कोका कोला, बिल्कुल। लग्जरी शादी यानी जयपुर। जी। सिंपल सी चीज़ है। ज्वेलरी की बात कर लो आप, पर्टिकुलर कुर्तियों की बात कर लो, किसी भी चीज़ की बात करो, जयपुर। बिल्कुल। आज से पहले जयपुर को बीमारू यानी सिक इंडस्ट्रीज के हम्म, रूप में गिना जाता था, लेकिन आज पूरी तरीके से बदल गया। अब काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने लग गया। बिल्कुल। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, कोई भी यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके लिए आपका वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हम्म, ठीक है। जब तक आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं समझेंगे तब तक इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जयपुर का जो 2010 का मास्टर प्लान था हम्म, वो 2025 में एक्सपायर हो गया। अच्छा। इसके कारण से अब जो प्लान बन रहा है वो पूरी तरीके से नया बनेगा, यानी उसमें रेनोवेशन नहीं होगी, यानी एक नई सोच के साथ बनेगा, नए डेवलपमेंट्स आएंगे यानी जिसके तो अंदर बेस्ट टाइम है जयपुर में इन्वेस्टमेंट के लिए 2026। ऑलरेडी आज के डेट में 45 लाख लोगों की जो पॉपुलेशन है, आने वाले 2 साल के अंदर वो 70 लाख आपको नजर आएगी, क्योंकि जयपुर की जो सीमाएं हैं चारों तरफ से उसको 15-15 किलोमीटर बढ़ा दिया। ठीक है ना। तो आगे डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। इसका एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको दूं। सर जयपुर के अंदर 6 रोड्स हैं, उसमें से एक अजमेर रोड है। ओके। ठीक है। अगर आप 2023 तक अजमेर रोड तक पे जाते हम्म, तो आप माथा पीट लेते, गालियां देते कि यार कहाँ मैं बर्बादी में आ गया, क्योंकि 5 किलोमीटर का सफर पूरा करने के अंदर आपको 2-2 घंटे लग जाते थे। लेकिन ये जो गवर्नमेंट आई है, इसके बाद में आप देखोगे आज अजमेर रोड पे आप जा रहे हो, मैं केवल 2 या 3 साल का सफर बता रहा हूं आपको, बिल्कुल। जिस पे कोई जाना नहीं चाहता था, आज इंडिया की एक बिजिएस्ट रोड के अंदर कन्वर्ट हो गई। मतलब मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा, इंडिया के 6th नंबर का जो टोल कलेक्शन है वो अजमेर रोड से आता है। अच्छा। ठीक है सर। इसके बाद अगर आपको इंडिया के किसी भी जगह जाना है,
आपको अजमेर जाना, जोधपुर जाना, उदयपुर जाना, अहमदाबाद जाना, सूरत जाना, मुंबई जाना, पूना जाना, यू कैन गो फ्रॉम अजमेर रोड। इसके पैरेलल एक रिंग रोड और चल रही है सर। आप बिन केवल एक कट से वहां से आप एनसीआर पहुंच जाते हो सर। ठीक है, 26 टोल टैक्स वाली, 10 लेन चौड़ी रिंग रोड, मतलब फ्यूचरिस्टिक है पूरी, बिल्कुल फ्यूचर को ध्यान में रख के बनाई हुई है। अभी जैसे आप बात कर रहे हैं कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं इसके ऊपर आता हूं सर। इन दोनों के बीच में एक महिंद्रा का प्रोजेक्ट है, ये क्या नाम है, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, या इसको बोले SEZ। ओके, आपको, मुझे लगता है वहां को देखना चाहिए। मैं इन्वेस्टमेंट की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ये बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं है, बिल्कुल भी मेरी बातों पे आप ध्यान मत दीजिए। आपको अगर सही लगे तो ही इन्वेस्ट कीजिए। ओके, मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, एक भी मेरे से आप प्लॉट नहीं ले पाएंगे। जो भी आपके पास प्लॉट आएंगे वो सारे हजारों हजार किसान हैं, उनसे ही आपको लेने पड़ेंगे। अच्छा, और जो ब्रोकर्स हैं, कम से कम आपको 100 ब्रोकर मिलेंगे, वो भी किसान ही मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन फिर भी आप अच्छे से सोच समझ के जाकर 10-20 जो भी आपके ब्रोकर्स किसान हैं उनसे मिलिए, उनसे समझिए। हर किसी के पास अपनी अपनी इन्वेंट्री है, अपने अपना प्राइस है, बिल्कुल, लोकेशन देखिए। आज के लिए वो नहीं है, कम से कम 3 साल बाद के लिए। ओके, इन केस आप चाहें तो उसको देख समझ सकते हैं, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए आपको नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, राइट। तो सर हम लोग उसके बारे में बात बताते हैं। बेसिकली ये जो जगह महिंद्रा सेज है, मैं सबसे पहले कोई भी आदमी गलती से भी गलत नहीं फंस जाए, ठीक है, इसलिए आपको बता रहा हूं। जयपुर की जो सबसे प्राइम लोकेशन है, प्रोमिनेंट जो जगह है, वो है स्टैच्यू सर्किल, वो है MI रोड, वो है रामबाग सर्किल। इन तीनों ही जगह से बिना कहीं मुड़े हुए केवल एक कट के ऊपर, आपको गूगल को भी नहीं पूछना, 20 से 25 मिनट के अंदर आप सामान्य ट्रैफिक में आराम से वहां पर उसकी टेरिटरी को टच कर सकते हो। केवल 20 से 25 मिनट के अंदर, यानी 15-16 किलोमीटर है। पहली चीज सर, जो जयपुर की सबसे प्रीमियम पॉश एरिया है, जो आज वैशाली नगर है, आज मानसरोवर है, जो आज 3 लाख रुपए गज के हिसाब से, वहां 3 फीट बाय 3 फीट यानी 9 फीट का गज होता है। 3 लाख स्क्वायर यार्ड के हिसाब से जो मिल रहा है, उसके तो जस्ट नेक्स्ट है, बीच में रिंग रोड पड़ती है और उसके बाद में ये सेज शुरू हो जाता है। यानी इतनी प्रीमियम जगह है। बिल्कुल, 2 चीजें हो गई। अब ये महिंद्रा सेज क्या है, मैं थोड़ा सा उसके लिए आपको समझा देता हूं सर। महिंद्रा सेज एक्चुअली क्या है, हम लोग थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2004 के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जहां मनमोहन सिंह जी थे। उनका कहना है अगर देश की ग्रोथ को बढ़ाना है तो आपको GDP बढ़ानी होगी। GDP के लिए जरूरी होता है एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे पॉकेट्स बनाए जाएं जहां से जो भी एक्सपोर्ट हो उसको 100% टैक्स फ्री कर दिया जाए। ठीक है, टैक्स एग्जेम्पशन हो अगले 5, 7, 10 सालों के लिए। ठीक है, उस जगह को प्रमोशन मिल जाए। चाइना की तर्ज पे बात हुई। बिल्कुल, उस बेस पे उन्होंने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आई, SEZ, स्पेशल इकोनॉमी जोन। ठीक है, उन्होंने कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को आमंत्रित किया। तो कांडला पोर्ट हो गया, ये क्या नाम है आपके मुंद्रा पोर्ट हो गया, ये हुए। प्राइवेट प्लेयर्स को उन्होंने इनवाइट किया, तो उसमें सबसे बड़ा नाम जो निकल कर आया, आनंद महिंद्रा, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के। ठीक है, उन्होंने 1500 एकड़ जो जमीन है वो तो ली चेन्नई में। राइट, चेन्नई में ये जो BMW या बड़ी बड़ी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो उसी SEZ के अंदर है। राइट, उसके बाद उनको जो जगह नजर आई राजस्थान, क्योंकि यहाँ DFC, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं उसके ऊपर। जिस तरीके से हमारा रोड नेटवर्क बढ़ रहा है, उससे ज्यादा तेजी से रेलवे का जो फ्रेट कॉरिडोर है उसको बढ़ाया जा रहा है। सारे जो बोगीज हैं उसको डबल किया जा रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रीफाई करा जा रहा है। और उसकी सोच ये है कि अगर किसी की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तो उसी के अंदर से पटरी डाल के हम ट्रेन निकाल देंगे। ठीक है, टाइम लगेगा, वो वहां पर है। उस अकॉर्डिंग उन्होंने राजस्थान में भी बात की कि साहब हमको जमीन चाहिए। तो राजस्थान गवर्नमेंट उस समय एक ही बात बोली, अगर आप 1 लाख से 1.5 लाख एम्प्लॉयमेंट दोगे, रोजगार दोगे, तो हम जगह प्रोवाइड करा देंगे। इस बात पे उनका एक एग्रीमेंट हुआ। और उसके बाद गवर्नमेंट ने 13 गांवों को खाली करवाकर हजारों हजार किसान जो थे उनकी खेती वाली जमीन खाली कराई। और उसके बाद 4000 एकड़ जमीन एक्वायर की। ठीक है, यहां पर चॉइस नहीं थी किसानों के पास, तुम देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, तुमको देनी पड़ेगी।
ठीक है। 4000 एकड़ का मतलब होता है 6400 बीघा। 6400 बीघा को अगर मैं इजी करूं तो सर अगर आप चैट जीपीटी पे डालेंगे तो 16.2 स्क्वायर किलोमीटर, और वास्तव में वो 20 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। ठीक है। यानी पूरी एक सिटी बसाएगी। आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ 20 किलोमीटर तक वो जमीन रेडियस आप आ गया सर, रेडियस आ बिल्कुल, गया। ठीक है ना। हम्म, और यहां पर उन्होंने क्या किया सर, अगर मैं वैसे बात करूं, इसको हमारी जयपुर के अंदर एक वॉल सिटी है, परकोटा बोलते हैं, चार दीवारी बोलते हैं, या जिसके अंदर हवा महल है। ठीक है। वो इतनी बड़ी जगह है, आपको जाओगे हम्म, वो भी चांदपोल गेट से लेके सूरजपोल मंडी और सांगानेरी गेट से लेके जोरावर सिंह गेट हम्म, मिला के केवल 2600 कुछ भी गया है। या मैं यूं कहूं, अब मैं दिल्ली में बैठा हूं तो ये जो केपी सिंह जी का जो गुड़गांव जो डीएलएफ है, जी उनके पास भी 20 किलोमीटर बड़ी जगह नहीं है सर। बिल्कुल। 20 बहुत बड़ा, किलोमीटर बहुत को बड़े एरिया कंट्रोल नहीं उनके कर पास। सकते, इतना बड़ा तो पूरा उदयपुर होगा सर, हम्म, ठीक है ना। इतनी बड़ी जगह हम्म, उन्होंने एक्वायर की। उसके अंदर से उन्होंने 75% जो जमीन है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा को दे दी, जिसमें 74% महिंद्रा का और 26% जो है वो रिको यानी वहां का इंडस्ट्रियल प्लांट है। ठीक है। जिसके लिए उन्होंने बोला कि यहां पर आप केवल पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड क्लास पार्क ही बसा सकते हो, हम्म, पॉल्यूशन के साथ नहीं बसा सकते। ठीक है। तो वहां पे कुछ सेज बना, कुछ डीटीए डोमेस्टिक टेरिफ जोन एरिया बने, और इस तरीके से कंफर्म हो गया। रेस्ट जो 25% जमीन थी वो उन्होंने वापस बदले में किसानों को दे दी। अच्छा। लेकिन फर्क ये था, पहले किसानों से बड़ी बड़ी खेती की जमीन ली थी, अब उनको जो जमीन है वो उन्होंने छोटे छोटे 50 मीटर से लेके 1250 मीटर के प्लॉट्स की शक्ल में करके दे दी। और साथ में ये किया कि उसी समय वहां पे पूरी डामर रोडें बिछा दी। वहां ऐसा नहीं है कि प्लानिंग थी, कल को कोई किसान आएगा और वो बोलेगा साहब मैं स्टे ऑर्डर ले आता हूं, नहीं, सब कुछ बसा दिया, फ्यूचर रेडी है वो, बिल्कुल। ठीक है। इसके बाद बड़े बड़े पार्क्स, बड़े बड़े स्कूल्स, बड़े पुलिस स्टेशंस, उसके बाद आपके आरएससीबी, पीएचईडी यानी बिजली पानी विभाग के, फिर टेलीफोन एक्सचेंज, फायर ब्रिगेड, ये सारी की सारी चीजें एलोकेट करके उनकी बाउंड्री वॉल करके छोड़ दी। ओके। यानी अब कोई उस पर कब्जा कर नहीं बिल्कुल सकता, नहीं कर सकता। हाँ। ठीक है ना। ये सारी चीज करने के बाद किसानों के मतलब चांदी सोना सब कुछ था कि साहब अब तो मजा आ गया। जहां आज अजमेर रोड ऐसी बुरी हालत में कोई आता नहीं है, अब तो सेज के नाम पर सब कुछ सब आएगा। आएगा, और इसके बिल्कुल। ब्रांड एम्बेसडर जो थी वो खुद हमारी सीएम जो थी उस समय, वसुंधरा राजे, जी। क्योंकि उनका बेसिकली ये ड्रीम प्रोजेक्ट बन गया था। उन्होंने इसको स्मार्ट सिटी के नाम से बहुत अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट भी किया बिल्कुल। था। तो वो उस समय सब कुछ था, सब किस्मत जिसको कहते हैं ना, कि छप्पर फाड़ के भगवान ने उनको दिया। बिल्कुल। सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक है। लेकिन एकदम से वो बिजली गिरनी थी। 2006-7 के अंदर जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के बाद में जो गवर्नमेंट आई, उन्होंने उस एक्ट को ही खत्म कर दिया। ओके। यानी वो वापस बंजर हो गई जमीन। नोबडी वांट्स टू कम देयर, कोई लेना ही नहीं चाहता था, नाम खो गया। और ये करीब 2006 से लेके 2022-23 तक ये चलता रहा। क्यों? क्योंकि अजमेर रोड पे कोई आना नहीं चाहता था, बिल्कुल, वो और ये वापस से अजमेर back to रोड zero के हो गया। बराबर में था। लेकिन जैसे ही 2023 में अजमेर रोड के ऊपर काफी सारे ब्रिजेस बने, काफी सारी ये सबसे बिजिएस्ट रोड बन गई, जी। एकदम स्मूथ मक्खन की तरह ट्रैफिक निकलने लग गया। वहां के जितने भी प्राइवेट कॉलोनाइजर्स हैं, जयपुर के बिल्डर्स हैं, सब लोगों को सबसे पहले लगा कि अजमेर रोड से बड़ी ग्रोथ इंजन कोई जयपुर में हो ही नहीं सकती। उन्होंने यहाँ पर जगह लेनी शुरू की। चूंकि उनके पास पैसा है, मार्केटिंग स्किल्स हैं, उन्होंने प्रमोशंस किया, होर्डिंग्स लगाए, एडवर्टीजमेंट किया, बड़े बड़े कमीशन बांटे, और वो 20,000 की जो रेट है उसको उठा के 40 फीट या उससे ऊपर के रेटों पे 50-60 हजार ले गए। मैं बार बार 40 फीट इसलिए बोल रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि जयपुर के जो बायलॉज हैं यूडीएच के, उसके अकॉर्डिंग 30 फीट रोड करीब करीब शमशान है। ओके। क्यों? क्योंकि 30 फीट रोड के ऊपर आप मैक्सिमम G+2 यानी ग्राउंड +2 का ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। जैसी वो जगह 40 फीट या उससे ऊपर होती है, यू कैन कंस्ट्रक्ट स्टिल्ट +5। ओके। मतलब उतनी ही जगह में डबल से भी ज्यादा आप कंस्ट्रक्शन कर सकते बिल्कुल। हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं, जब इस जगह पर जब 6 इंची की एक दीवार होती है, 6 इंची इधर सेम बाउंड्री जो शेयर कर रही है, वहां तो रेट है 50-60 हजार रुपए, ठीक है। और सेम इधर जो किसानों को जमीन मिली थी, गवर्नमेंट ने जो दी थी, उसकी रेट आज भी 30,000 रुपए मीटर यानी केवल 25,000 रुपए गज पड़ी है। ओके। ठीक है। राजस्थान में बहुत कम एरिया है, शायद पहली जगह होगी जहां पर इंडस्ट्रियल में तो सब जगह मीटर में मिलता है, लेकिन रेजिडेंशियल और कमर्शियल
जो प्लॉट्स हैं वो मीटर में नहीं मिलते, यार्ड्स में चलते हैं। यहाँ पर आज भी प्लॉट मीटर में इसलिए बिक रहे हैं क्योंकि इस जमीन के माँ बाप खुद जेडीए है। किसानों से जब जमीन ली थी, उस जमीन को सबसे पहले गवर्नमेंट ने अपने नाम यानी जेडीए यानी जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से कराया, उसके बाद किसानों को वापस कर दिया गया, लौटाई थी। ये वो जमीन नहीं है जहां पर पहले कोई भी कॉलोनाइजर है वो जमीन इकट्ठी करता है किसानों से, फिर उसको लैंड कन्वर्जन कराता है कृषि भूमि से रेजिडेंशियल, उसके बाद 90 या 90B के कैंप लगाता है, फिर पट्टे निकालता है। ये तो शुरुआत ही वहीं से होगी, ठीक है ना। तो लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों थी कि सर वो जमीन 60,000 में मिल रही है, ये जमीन 25,000 में आज भी मिल रही है। उसका रीजन है सर यहाँ कोई प्रमोशन नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के किसान हैं, हजारों किसान हैं, सबकी स्कैटर्ड जमीन है, पैसा लगाए तो कौन लगाए, उनको आता ही नहीं, उनके पास पैसा ही नहीं है सर, सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो बेचारे एकदम पस्त हो गए। आज तक तो उनको दिख नहीं रहा था, दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब उनको प्रॉब्लम इसलिए होने लग गई कि कोई अपने अभाव से उतना दुखी नहीं है जितना सामने वाले के प्रभाव से। बिल्कुल है। यानी वहां 60,000 में और हमारी जमीन को कोई 20,000 25,000 में नहीं ले रहा, जबकि बिल्कुल बराबर में है। उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ा रीजन उसका यह था कि आज कोई भी व्यक्ति जो महिंद्रा सेज को जयपुर में जानता है, 45 लाख में से 10 लाख लोग महिंद्रा सेज को जानते हैं, क्योंकि सबसे बड़े जो स्कूल्स हैं, जो नामी गिरामी स्कूल्स हैं, वो उसी एरिया में है। सबसे जो बड़े बिल्डर्स हैं वो इसी एरिया में है। जयपुर की जो सबसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो भी इसी जगह पर है। ठीक है, वो जानते तो हैं उसको, लेकिन 50,000 लोग भी आउट ऑफ 10 लाख रुपीज 10 लाख जो पीपल हैं वो नहीं जानते कि ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल भी है। सबको लगता है केवल इंडस्ट्रियल प्लॉट है। जिस जगह को वहां के प्राइवेट कॉलोनाइजर महिंद्रा सेज के नाम से अपनी जगह बेच रहे हैं, महिंद्रा सेज की खुद की जगह जो है वो भी नहीं बिक पा रही। तो हमने, ये पिछली 16 तारीख की बात है सर, अभी 1 महीना हुआ नहीं। तो सर दो आदमी दो चीजों के लिए भागता है, या तो पैसे के लिए या नाम के लिए। पैसा भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है, बाल्टी भर मांगा था, ड्रम भर के मिल गए मेरे। क्या बात है, ठीक है ना सर। तो अब एक चीज होती है, 55 प्लस की एज हो गई है, तो कुछ तो करना है सर। तो क्यों ना इसी से शुरुआत की और एक ये इनिशिएटिव लिया कि भगवान ने बिना मांगे अगर कुछ लिया दिया है तो वापस लौटाते हैं ना, और जितना लौटाएंगे उससे 3 गुना होकर आएगा, ये मुझे पता है। बिल्कुल। मैं NBFC चलाता हूँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये खुद गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो किसानों के पास है। ठीक है ना। यहाँ पर आप जिनसे जमीन लोगे वो भी किसान ही होंगे जी, ठीक है, क्योंकि वही ब्रोकर है वहां पे। ठीक है, इतनी बड़ी जगह को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, शायद अडानी जी भी नहीं। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कॉलोनाइजर की 30 40 50 100 200 500 बीघा की जमीन नहीं है, 6400 बीघा, 6400 बीघा, 20 किलोमीटर की एरिया। बिल्कुल, ये कोई 200 500 1000 5000 प्लॉट्स की एरिया नहीं है, 14,000 प्लस प्लॉट्स की एरिया है। एवरेज साइज भी पूरी बड़ी बड़ी है सर। ठीक है, तो नो वन कैन कंट्रोल। ठीक है, और सब अपने अपने ओनर अलग अलग हैं हर एक प्रॉपर्टी। सर आपको जो भी प्लॉट खरीदने लगेंगे वो रजिस्ट्री कराने, या तो वो किसान आएगा या वो इन्वेस्टर आएगा जो कोई बॉम्बे बैठा है, कोई पूना बैठा है, कोई हैदराबाद बैठा है, क्योंकि उस समय वसुंधरा राजे ने इसको स्मार्ट सिटी के नाम से प्रमोट किया था। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, खूब लोगों ने यहाँ पे लिया था। ठीक है ना। और आज भाई मौका वापस भी है सर, बिल्कुल है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको ट्विस्ट देते हैं सर। हम तो बात कर रहे हैं, इन व्यूअर्स का क्या फायदा है सर। मैं अभी यहाँ पर एक इनको क्विज के साथ खेलता हूँ जी सर। 2 इनको अवसर देता हूँ। एक तो भविष्य में तो पैसा कमा ही सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल। और साथ का साथ इस पॉडकास्ट जिस दिन भी आपका रिलीज होगा उसके साथ के साथ वो लाखों रुपए कमा सकते हैं, यदि मेरे सवाल का वो सही जवाब दे देवे। करें सर? बिल्कुल सर। सर तो हम इस जगह को अब ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए किसी प्राइवेट कॉलोनाइजर की कॉलोनी से कंपेयर करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हमने इस महिंद्रा सेज को एक नया नाम दिया, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज के नाम से बदनाम हो चुकी थी। तो हमने बोला कि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है, ग्रीनरी है। 75% ओपन स्पेस है यहाँ पर। अच्छा। इसलिए हमने इसको नाम दिया ग्रीन। चूंकि ये इतनी बड़ी एरिया है इसलिए नाम दिया सिटी, और सेज से कनेक्टेड है इसलिए हमने उसका नाम ग्रीन सिटी सेज दे दिया। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं किसी प्राइवेट कॉलोनाइजर की जिसकी 60,000 रुपए कीमत है आज की डेट में 40 फीट रोड पे, और सेम 6 इंची इधर 25,000 रुपए की रेट है, 30,000 रुपए मीटर यानी 25,000 रुपए गज। ठीक है सर। इनसे कंपेयर मैं करता हूं, साथ के साथ मैं आपके जो व्यूअर्स हैं उनको एक चैलेंज दे रहा हूं। आपके पास इस 25,000 के सामने 40,000 की जमीन, आपको जो भी ध्यान हो,
उससे आप अपने हिसाब से कंपेयर करते जाओ। ठीक है। अगर आप इसको झुटला देंगे हम्म, कि यहाँ पर 25,000 रुपए की कीमत की जो मैं जमीन बता रहा हूं वो आपकी 40,000 की जमीन से खराब है, हम्म, तो मैं आपको लाख रुपए देकर जाऊंगा, चाहे 10 जनों के कमेंट्स आएंगे तो भी। ठीक है। तो उसको कंपैरिजन से समझते हैं। हम्म, सर हमारे राजस्थान के अंदर जो भी प्राइवेट कॉलोनाइजर होते हैं, आई थिंक यहाँ भी होता होगा, बिल्कुल ठीक है, होते हैं। वो मैक्सिमम 35, 40, 45% ओपन स्पेस छोड़ते हैं सर्विस एरिया के नाम से, जिसमें रोड होती है, पार्क होते हैं, बिल्कुल स्कूल्स होता है। होते हैं। बाकी 55 to 60% जो जमीन होती है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके अपना पैसा कमाते हैं। बिल्कुल। राजस्थान की एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर 75% ओपन स्पेस है, बड़ी बड़ी पार्किंग्स है, बड़े बड़े पार्क हैं। आज नहीं, फ्यूचर के लिए भी आपको मतलब एकदम ऑक्सीजन, अच्छी हवा मिलेगी, बिल्कुल पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ट्रैफिक में भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम इशू आएगा, आपको बहुत बड़े एरिया नहीं पे आएगा। ओपन किया है। बिल्कुल। ठीक है सर। हम्म, सेकेंड चीज है, अगर आज वहां पे कोई भी प्राइवेट कॉलोनाइजर अपनी जमीन काटता है तो हिल गेट ओनली 2 to 5% कमर्शियल स्पेस। ठीक है। अकेली राजस्थान की ऐसी जगह है जहां पर 30% का कमर्शियल स्पेस है। मैं कमर्शियल स्पेस पे इसलिए जोर दे रहा हूं, अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी को फ्यूचर ग्रोथ करनी है तो उसके लिए कमर्शियल स्पेस का होना बहुत जरूरी है। आप घर पे किसी को कॉफी पिलाने बुलाओगे, वो बातें नहीं करेगा, लेकिन पैसे दे के जब कॉफी पीने आता है तो फुटफॉल आता है, फुटफॉल के साथ में टॉक ऑफ द टाउन बनता है, वहां पर बातें होती है कि पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया और अब ऐसे होने वाला है। इसलिए राइट। कमर्शियल स्पेस है, क्योंकि जहां लोग रहेंगे तो वहां पर उनको रिक्रिएशन सेंटर भी चाहिए, उनको रेस्टोरेंट भी चाहिए, शोरूम्स भी चाहिए, होटल भी चाहिए। वो बहुत बड़ी स्पेस है सर वहां पे। बिल्कुल। मतलब आप ये मान लीजिए 10 बाय 20 की दुकान से लेके और 1000 गज तक के प्लॉट्स हैं जिसमें मल्टीप्लेक्स आपके बन सकते हैं। आज के दौर की दुनिया बसाई जा सकती है। फ्यूचरिस्टिक है सर, ये बिल्कुल। फ्यूचरिस्टिक मेगा टाउनशिप है, Exactly. फ्यूचर रेडी में, Future इसलिए ready बोल है। रहा हूँ सर आपको, क्योंकि हमारे वहां की जो पुरानी जगह है सर वो 40 साल पहले बसाई गई थी। बिल्कुल। उस सिस्टम दौर हो के गया, हिसाब से था। कोई भी चीज है, उस समय गवर्नमेंट की सोच बहुत छोटी थी, उनको लगता ही नहीं था सर कि यहाँ पर इतनी बड़े पॉपुलेशन बढ़ेगी, इतनी गाड़ियां बढ़ेगी, इतना पॉल्यूशन बढ़ेगा। लेकिन अब वो इसको नई सोच के साथ बढ़ा रही है सर। रोड चौड़ी चौड़ी रोडें हैं, बिल्कुल। ठीक है, और गाड़ियों के हिसाब से बना रही है। पुराने जमाने में बाइक बिल्कुल के हिसाब से, साइकिल के हिसाब से बनाई जाती थी। थर्ड सब इसके अंदर जो प्राइवेट कॉलोनाइजर होता है, जी। वो जब कोई कॉलोनी काटता है तो जो सस्ती जमीनें आ जाती है वो तो किसान से ले लेता है, जो महंगी होती है छोड़ देता है। यानी आपने इधर 1 करोड़ का मकान बनाया, इधर 5 करोड़ का मकान बनाया, बीच में कोई किसान है जो खेती कर रहा है या गाय चरा रहा है, तो आपकी वर्थ जो है वो रुक जाती है। बिल्कुल है। यहाँ उस 20 किलोमीटर के एरिया में एक भी किसानी खेती की जमीन नहीं है। 95% पूरे इसकी एरिया जो है, इसमें 40 फीट या उससे ज्यादा चौड़ी रोडें हैं। ओके। एक किसान, अगर हम प्राइवेट कॉलोनाइजर की बात करते हैं, वो मंथली मेंटेनेंस लेता है, ठीक है, जो हम लोग इन्वेस्टमेंट के मतलब से सही नहीं समझते। यहां आपको जिंदगी भर कोई भी मेंटेनेंस नहीं देना है, ओके। ठीक है, फ्री होल्ड पट्टा मिलता है आपको, 99 ईयर का लीज होल्ड नहीं मिलता, फ्री होल्ड पट्टा मिलता है। ठीक है। इसके बाद प्राइवेट कॉलोनाइजर आपको 1-2 पार्क देता है जो नॉर्मली 1200-1500 गज के होते हैं, ठीक है, जिसी में मंदिर होता है, उसी में स्कूल होती है, उसी में आपका प्लेग्राउंड होता है, सब कुछ होता है। बिल्कुल। यहाँ पर पता नहीं कितने सारे पार्क हैं जो भी 5000, 10,000 गज के, 20,000 गज के, ऐसे पार्क्स हैं। प्राइवेट कॉलोनाइजर आपको सिक्योरिटी के नाम पे क्या बोलता है सर, कि 4 चौकीदार हैं, 10 कैमरे लगे हुए हैं, उसका वो मेंटेनेंस ले रहा है। बिल्कुल। सर यहाँ पर तो सिक्योरिटी कैमरे को छोड़िए, यहाँ तो पुलिस स्टेशन खड़े कर दिए। एक तो ऑलरेडी पुलिस स्टेशन ऑपरेशनल है, और उसके अलावा भी जो पुलिस स्टेशन है सबकी बाउंड्री बनी हुई है जो फ्यूचर में बनने तय है। ओके। जब इतनी सारी चीजें आपको केवल 25,000 रुपए में मिल रही है, तो फिर आप उस जगह पे 60,000 में क्यों लोगे? सबसे बड़ी बात ये है। इसके बाद के अंदर अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा समझाने के लिए, बेसिकली ग्रीन सिटी सेज जो है 8 ब्लॉक्स में बंटी हुई है, ABCDEFG। हम एक छोटे से ब्लॉक ई ब्लॉक की बात करते हैं, पालड़ी सर। ठीक है। हर आधा किलोमीटर के रेडियस पे 100 फीट या उससे ज्यादा चौड़ी रोडें हैं, हर आधा किलोमीटर के रेडियस पे एक पार्क है, खुद के कई स्कूल्स हैं, खुद के पार्क्स हैं, हॉस्पिटल हैं, उसके अलावा पुलिस थाना है, उसके बाद कम्युनिटी सेंटर है, RSEB का ऑफिस है, PHED का ऑफिस है, सब कुछ है जो आप एक सोच सकते हो, हर चीजें हैं। अच्छा, लोकेशन के बारे में बतला देता हूँ सब। अगर किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है तो उसके माँ बाप बोलते हैं हमको बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा देनी है, स्टेटस वाली होनी चाहिए। अगर उसने ये सोच लिया तो उसको इसी ग्रीन सिटी के सेज के आसपास ही अपने बच्चे का दाखिला कराना पड़ेगा,
क्योंकि जो भी जयपुर की बेस्ट स्कूल्स हैं, चाहे JPIS है, चाहे श्री पेडीवाल, चाहे निर्जा मोदी है, चाहे सेंट जेवियर है, चाहे MPS है, चाहे आपके क्या नाम है DPS है, उसके अलावा आप भारतीय स्किल यूनिवर्सिटी है, मणिपाल है, लक्ष्मण सिंगोनिया है, पता नहीं कितनी सारी कॉलेज स्कूल्स है, जो सब कुछ सब वहीं पर है। अगर जयपुर के जो सबसे बड़े बड़े बिल्डर्स की आप बात करो, ये केवल 3 साल की ग्रोथ बता रहा हूँ सर मैं आपको, काफी अच्छी ग्रोथ, ठीक है ना। जयपुर के सबसे बड़े जो बिल्डर्स हैं, चाहे वो आशियाना हो, वो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, वो MR आपके दुबई वाला हो, इसके अलावा जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं सबसे बड़े, चाहे वो मंगलम हो, सेजस्थान हो, केडिया हो, इसके अलावा गोकुल कृपा हो, सबके सब यहीं पर हैं, इसके आसपास है सर। आपके ओमेक्स सिटी हो, आपके वाटिका इन्फोटेक सिटी हो, गुड़गांव जो भी है आपके, वो सारे के सारे यहीं पर है। अच्छा, अब मैं कंपनीज की बात करता हूँ सर। आपके नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस, उन्होंने यहाँ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अजीम प्रेम जी जो विप्रो हैं, वो यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आनंद महिंद्रा, उनका इन्वेस्टमेंट तो है ही महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम से। उसके बाद खूब सारी ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, जैसे मैं एक नाम लेता हूँ JCB का जी सर, 200-400 करोड़ की बात नहीं कर रहा, कम से कम 1500-2000 करोड़ की मशीनें एट ए टाइम रेडी रहती है, और हर 2 मिनट में एक ट्रक भर भर के गाड़ियां ले जाता है। यानी एम्प्लॉयमेंट के लिए भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वहाँ पर। सर इसके अलावा अगर आप बात करो, हेवल्स वहाँ पर है, रेन्यू पावर वहाँ पर है, शक्ति होरेमान वहाँ पर है, डिलीवरी वहाँ पर है, अमेजोन वहाँ पर है, फ्लिपकार्ट वहाँ पर है, इंडिगो वहाँ पर है। 160-70 कंपनीज ऑलरेडी ऑपरेशनल वहाँ पर है, अपनी 70,000 की वर्कफोर्स के साथ में। यदि ये सेज एक्ट खत्म नहीं हुआ होता तो शायद आज वो 1.5 लाख को क्रॉस कर चुका होता, लेकिन अब इसने ग्रोथ पकड़ ली, क्योंकि अभी तक तो नारायण मूर्ति, आपके अजीम प्रेम जी या आनंद महिंद्रा ने परचेज किया था जी। अब अगर 2 महीने की पहले की न्यूज देखेंगे, HT या हिंदुस्तान किसी में इकोनॉमिक्स टाइम में भरा पड़ा है कि अडानी जी खुद लाइन में लगकर वहां पर डेटा सेंटर वगैरह के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, और मोर और लेस आप देख पाएंगे, क्योंकि उनको जगह जितनी चाहिए उतनी जगह उनके पास है नहीं, तो उसके अंदर करीब उनको 500 बीघा के आसपास जमीन चाहिए, तो वो गवर्नमेंट उनको दे देगी, ये क्लियर है, ठीक है ना। तो जब ऐसी जगह जहां पर सब कुछ है, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, आपके क्या नाम है कंपनीज हैं, इतने स्कूल्स हैं, इतना आपका बिल्डर्स हैं, इस जो आपके स्टैचू सर्किल MI रोड से बिना आप गूगल की मदद से आप आराम से पहुंच सकते हो, जो सबसे वहां की पोश कॉलोनीज है उसके जस्ट नेक्स्ट डोर पे है। इतनी सारी चीजों की जगह अगर 25,000 में आपको मिल रही है, वो भी ऑलरेडी जहां पर 50-60 हजार रुपए में एक दीवार यानी 6 इंची दूर बिक रहा है। बिल्कुल। तो सर मेरा काम केवल इतना सा है, जो मैंने मेरे को अपने आप को प्रॉमिस किया है कि सर इस सोना जो एक्चुअल में गढ़ चुका था, उस सोने को निकाल के दुनिया के सामने रखना है। और मैं बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर्टी के गणित को समझता हूं सर। कई लोग बोलते हैं कि साल भर में पैसा डबल चाहिए। बिल्कुल सर मिथ है, वो झूठ है, झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है सर। साल भर में पैसा चाहिए, लॉटरी के टिकट खरीदो सर, प्रॉपर्टी नहीं है ये। अभी के टाइम को छोड़ दीजिए, नॉर्मली 72 का फार्मूले के हिसाब से 6 साल लगता है सर प्रॉपर्टी को डबल होने में। कोविड को छोड़िए सर, कोविड 4 साल में 3 गुने हो गए, वो मैं भी देख रहा हूँ। लेकिन अब मैं दूसरा एक यहाँ पे बड़ी बात बोल के जा रहा हूँ सर। 20 किलोमीटर का एरिया, 14,000 प्लस प्लॉट्स, जिसपे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, आज भी सब किसानों के पास है। आज 25,000 की रेट को किसी भी हालत के अंदर मैं 50,000 रुपए करके छोड़ूंगा, वो भी 2027 के दिसंबर तक। कोई रोक सकता हो तो रोक लो, और ये एक इतिहास रचूंगा। मुझे पता नहीं है कैसे होगा, लेकिन आज तक जैसे हुआ है वो होकर रहेगा। लेकिन मेरा इस बात को बिल्कुल भी, ये मेरा पर्सनल बात कहना है, आप इसके ऊपर इमोशनल नहीं होइए। आपको मैंने केवल विवेक बुद्धि से काम लीजिए सर। मेरा केवल इस कारण से मैं इतना बड़ा डिसीजन ले रहा हूं कि ऑलरेडी 50-60 हजार बराबर में रेटे हैं, कोई भी जाएगा आराम से मालूम कर सकता है। जिस दिन उस जगह का प्रमोशन हो गया, जिस दिन लोगों का फुटफॉल वहां पर हो गया, सर आज तक वो खोई हुई चीज है, किसी को पता ही नहीं है। मतलब होते हुए भी वो नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है वो केवल इंडस्ट्रियल प्लॉट है, और बाहर जो प्लॉट दिख रहे हैं क्योंकि किसानों के पास है, उनने न तो कोई उसकी बाउंड्री वॉल बना रखी है, न उसकी डिमार्केशन कर रखा है। आप अगर एक बार में देखोगे तो आपको लगेगा जैसे किसान की दूर दूर तक खेती की जमीनें पड़ी है सर, ठीक है ना। तो जैसे ही लोगों की नजर पड़ जाएगी, वो तो आना है। तो हमने एक टारगेट यही लिया है सर कि सिंपल सी चीज अगर ये हो गया
तो मुझे पता नहीं जो भी मैंने कमाया उससे कहीं ज़्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि मेरे को किसी और को मोटिवेट करने के लिए किसी और का उदाहरण नहीं देना पड़ेगा। मैं 55 साल की उम्र के बाद में अगर ये कर सकता हूँ बिल्कुल तो मेरे लिए लाइफ लॉन्ग एक ये बहुत बड़ा इतिहास बन जाए। अचीवमेंट होगा। Simple मुझे सी लगता है बहुत 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 ही कहते हैं ना, मैं जिस बात का शुरुआत में जिक्र किया था कि प्रॉपर्टी को बड़े बुजुर्ग काला सोना कहते थे, ये वो गड़ा हुआ काला सोना आपने बताया कि जो 2006 से गड़ा हुआ था अब जाकर निकला है। और अगर सर इतनी निकला सारी नहीं, चीजें अभी हैं, निकलेगा सर। निकलेगा। वही मैं कह रहा हूँ कि वो कितनी ग्रोथ ले जाएगा पता नहीं। कि जैसे अगर आप आज गुड़गांव चले जाएं, गुड़गांव की मोटे तौर पर मैं बात कर लेता हूँ, आज से 20-25 साल पहले कुछ नहीं था। सर आज 2005 वो या भी 2006 जंगल नजर आ रहा है, बिल्कुल उसी जंगल में 2005-06 मंगल होगा। बिल्कुल ऐसी जगहों पर फिर होता है। अभी ये डेवलपिंग है, यहाँ पर कल को यही एक आप एक गुड़गांव बसा हुआ, यही एक नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा बसा हुआ देखेंगे, और यही जो दाम आज 25,000 है वो कहाँ पहुंच जाएगा अंदाजा नहीं होता है। फिर लोग कहते, फिर डेवलप्ड पे लोग जाते हैं खरीदने के लिए, फिर वो किसी और सब वो रेट पे कहते मिलता हैं ना, होता है। यदि भरोसा खुदा पर है जी तो वही पाओगे जो खुदा चाहेगा, हम्म, और यदि भरोसा खुद पर है हम्म, तो खुदा भी वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। सिंपल सी चीज है। मुझे पता है कि ये कैसे होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे खुद पे भरोसा है और मुझे लगता है ये हो जाएगा। होने के बाद जो दुआएं मुझे लगेगी, ठीक है ना, वो वाकई में आउटस्टैंडिंग होगी। तो ये अब फिर से लास्ट में जाते जाते, जी क्योंकि ये कहीं से ऐसा नहीं लगने जाए कि ये प्रमोशन है, बिल्कुल मेरी बात पे बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए। वहाँ जाकर देखिए, जो भी ब्रोकर्स बेचने वाले हैं, यदि वो आपको किसान ही नजर आए, जो चप्पल पहन के आएंगे, वहीं पलंग लगा रखा होगा, उन टाई वाई कुछ नहीं लगाते, उनको इंग्लिश बोलनी शायद नहीं आती होगी, प्रोफेशनलिज्म उनसे दूर दूर तक है। उनकी खेती की ज़मीनें थी, उनकी बिक गई, तो उसके बाद में यहाँ पर आके बिल्कुल। उन्होंने दुकानें डाल दी। तो इसके साथ एक बहुत बड़ा कन्वेंशन ये भी है मेरा कि आज तक जो अपनी 40-40 बीघा की ज़मीनों के लिए जो होर्डिंग लगा के, पैम्पलेट बांट के या प्रमोशन पैसे दे दे के प्रमोशन कर रहे हैं, जी ये निस्वार्थ से मैं जो प्रमोशन कर रहा हूँ, ये शायद मुझे लग रहा है कि मैं पैसे भी नहीं दे रहा, और उसके बाद भी जिस तरीके से दुनिया के पास जाएगा, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये नज़र आएगी कि हाँ, या बिना किसी स्वार्थ के किया गया है। जी हो सकता है एक बार किसी को लगे, जी क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्वर्ग में भी छोड़ दिया जाए तो वो गलतियां निकाल निकाल के उसको नरक बना देते हैं, लेकिन वो 6 महीने बाद समझ जाएंगे जब वाकई में कुछ वहां पर बड़ा होने लगेगा। बिल्कुल उस समय मैं जरूर याद आऊंगा सर, ये पक्की बात। डेफिनेटली नहीं सर, मैंने जिस बात का जिक्र किया था कि टीयर 1 सिटीज में तो स्कोप दिखता है, टीयर 2 में समझ नहीं आता। हाँ। लेकिन टीयर 2 में कितना बड़ा स्कोप छुपा होता है, ये आपने एक बता दिया कि भाई सर जयपुर में अगर मैं जाना है, यहाँ जयपुर पर में जा एक सकते हैं। छोटी सी चीज और ऐड करना बोलिए ना चाहूंगा। सर। कभी भी आप इन्वेस्ट करते हो, जी कभी भी आपका दिमाग इस बात पे कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए कि वहां ग्रोथ कितनी ज्यादा होगी। दिमाग इस पे लगाना चाहिए कि वो जो ग्रोथ हो रही है वो जी। हमारी खुद की हो रही है। ऐसा नहीं हो कि आपने कोई प्लॉट ले लिया आपने, कब्जा किसी को और का हो गया बिल्कुल और उसके बाद ग्रोथ उसकी हो रही है। ठीक है ना सर, ये जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, जी ये 100% जेडीए अप्रूव्ड है, यानी जेडीए ही इसके माँ बाप है। जी 100% लोनेबल है। लोनेबल का मतलब केवल एनबीएफसी नहीं, कमर्शियल बैंक जो नेशनलाइज बैंक है वो जी। भी इस पे लोन देती है। ओके ये 99 ईयर का लीज होल्ड पट्टा नहीं है, 100% फ्री होल्ड पट्टा लेने के बाद ही आप वहां पे प्रॉपर्टी लीजिएगा, अगर लेते हो किसी से तो। रिकमेंडेशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात है जिसके लिए मैंने आपको आई एम सॉरी रोका, काफी सारी जमीनें जो होती है सस्ती तो मिलती है, लेकिन उसमें झोड़ झंझट कह लीजिए, बिल्कुल आप उसके अंदर धोखाधड़ी कह लीजिए, आप उसके अंदर डबल पट्टे की शिकायत कर लीजिए कि पेपर आपके पास है और बना कोई और रहा। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक बात और सबसे बड़ी बात बोल के जाता हूँ। आज अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले लेते हो अगले 3 साल के लिए, मैं बोलता हूँ आप बाउंड्री वॉल भी मत बनाइए, और आपकी प्रॉपर्टी वहीं की वहीं आपको मिलेगी, इतनी ज्यादा सेफ और सिक्योर है। यही सबसे बड़ा पॉइंट है सर, यही सबसे बड़ा डर है। हर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले का दिल ही बहुत धुक धुक करता है जब उसकी जब से पैसा जाता है। प्रॉपर्टी उसकी निगाहों से बहुत दूर होती है, उसे समझ में भी नहीं आता मेरी प्रॉपर्टी का वहां हो क्या रहा है। बताता तब है कोई जब वहां पर कब्जा हो चुका होता है। तो ये डर होते हैं, इन डरों के साथ इसीलिए मैंने आपको बताया सर, लोग क्या सस्ते के लालच में पड़ के सस्ती चीज खरीद लेते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि मारुति और बीएमडब्ल्यू की दोनों की कीमत अलग अलग है। आज सस्ता खरीदोगे तो सस्ता ही बिकेगा, लेकिन उससे भी बड़ा कंसर्न है कि सेफ्टी नहीं होती। बिल्कुल मैं इस जगह पे ये बोल रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। हाँ। ये किसी प्राइवेट कॉलोनाइजर का प्रोजेक्ट नहीं है। 20 किलोमीटर कोई प्राइवेट कॉलोनाइजर की ताकत नहीं है। जो आज की डेट में शायद सबसे बड़ी चीज होगी वो केपी सिंह जी की या
आपका है डीएलएफ, जी। ये उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट है, तो कोई भी नहीं ले सकता सर इसको। तो उस जगह पे आपका सेफ एंड सिक्योर होना भी सेफ्टी एंड जरूरी सिक्योरिटी है, मिल जाएगी। तो वो भी वहां पर प्लस पॉइंट है सर उसका। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा एक रास्ता दिखाया है। मैं आपको बहुत ध्यान से सुन रहा था क्योंकि आजकल मैं प्लानिंग में हूँ कुछ। अच्छा। वेल, थैंक यू वन्स अगेन कि आप आए, आपने बहुत सारी बातें तो हमने शुरुआत में की और एंड में फिर जाते-जाते आपने बहुत ही फॉर्च्यूनेटली ये हमें जयपुर का एक प्लान बता दिया है। आप सब लोगों ने सुना होगा, आप लोगों को भी समझ में आई होंगी चीज़ें कि सिर्फ टियर 1 में नहीं भागना है, एक रेस में नहीं भागना है कि पड़ोसी ने नोएडा के अंदर एक फ्लैट ले लिया, दिल्ली के अंदर दूसरा फ्लैट ले लिया, तो नोएडा, दिल्ली ही अच्छे हैं। बाहर निकल कर देखिए, आपको दुनिया बहुत प्रॉफिटेबल नज़र आएगी प्रॉपर्टी के लिहाज से, अगर आप लोग जाना चाहते हैं। वेल, सोचिएगा खुद, हमने कोई प्रमोशन नहीं किया है। आप खुद अपना बुद्धि लगाइए, विवेक लगाइए, हम सिर्फ बात कर रहे थे। आपको अच्छा लगता है, आप देखिए, आप तहकीकात कीजिए, सब अच्छा लगे तो लेना, वरना मत लेना। वेल, वन्स अगेन थैंक यू सर। आप आए। थैंक यू वेरी मच। लास्ट का जो लाइन आपने क्लोजर जी। दिया वो बहुत शानदार था, जो मैं जिससे डर रहा था कोई जी। इसको पर्टिकुलर प्रमोशन नहीं समझे, बिल्कुल। और आपने बिल्कुल ठीक एकदम उसके अंदर 2 लाइनों में समझा दिया हुँ। कि अपना विवेक लगाइए, अपनी बुद्धि लगाइए, अपनी समझ लगाइए, जी। और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्ट कीजिए। चलिए सर, शुक्रिया आपका और शुक्रिया आप लोगों ने यहाँ तक पॉडकास्ट को देखा। थैंक Thank यू you. वेरी मच। आभार, शुक्रिया।